तो मैंने जो पिक्चर देखी है, जो तस्वीर देखी है खबर के अंदर, वो 1000 नहीं, वो तो शायद कई डेकेड्स पर भारी है वो तस्वीर। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के कमांडर यहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर कहां पे शाया हुई है, पब्लिश हुई है? ये तस्वीर पब्लिश हुई है सऊदी गजट में। इंडिया के पब्लिश में अगर मैं कहीं देखती तो मेरे लिए बड़ी वो थी कि ठीक है उन्होंने लगाई, वो सऊदी गजट में ये पब्लिश हो रही है। इस वक्त एक बहुत बड़ी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग खबर सामने आई है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ पहली मर्तबा तारीख में भारत पहुंच चुके हैं। अब आप देखें कि किस तरह भारतीय हुकूमत अपने इक़दामात का बाकायदा ढिठाई के साथ दिफा करती हुई नजर आ रही है। उस मुलाकात के दौरान जो सरकारी सतह पर तस्वीर लॉन्च की गई हैं, रिलीज की गई हैं, वो पाकिस्तान के जख्मों पर ना सिर्फ नमक छिड़कना है बल्कि पाकिस्तान को एक साइलेंट, क्लियर और दो टोक पैगाम देने के भी मुतरादिफ है। भारत का दौरा किया सऊदी आर्मी चीफ ने, बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा था, हिस्टोरिक दौरा था। यहाँ पर अरब न्यूज की खबर भी सामने देख सकते हैं। तो ये जब पब्लिश हुई है तो चलें, वो तो जाहिर है उन्होंने पूछ के नहीं करनी थी, लेकिन पब्लिश होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी उनसे पूछा गया या नहीं पूछा गया कि भाई ये वाली तस्वीर जो आप पब्लिश करें तो आप देखें तो सही कि आप हमें क्या बता रहे हैं। तो हम भी तो आपके अलाए हैं, हम भी तो आपके बहुत करीबी जो हैं वो समझे जाते हैं कि बरादराना ताल्लुक मुस्लिम उम्मा। नमस्कार दोस्तों, और आप सबको पता होगा 1971 की जो एक पिक्चर है, बहुत ही फेमस पिक्चर है, जहां पर पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है और वहां पर साइन हो रही है। एक नियाजी इमरान खान का जो भी सगा हो रहा था, मतलब जो पहले इमरान खान जो प्रधानमंत्री था उसका सगा हो रहा था, वो भाई साहब उसने यहाँ पर सरेंडर किया था। कहने का मतलब ये है कि वो फोटो कुछ ना कुछ समय पर दिखती रहती है। अब पिछले दिनों सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में आए थे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के आर्मी चीफ से वो मिले। अब मिले तो ठीक है, लेकिन जो फोटो यहाँ पर रिलीज की गई वो पार्टीशन वाला, वो सरेंडर वाली थी। अब जब जब ये फोटोज दिखाई देती है, हर साल में एक बार तो दिखती, लेकिन और भी कई मौकों पर दिख जाती है। हर साल पर क्यों दिखती है? क्योंकि जब ये आता है बांग्लादेश को आजाद करवाने का जो एक समय आता है, और जो एक डेट है जब यहाँ पर युद्ध जीते थे, विजय दिवस जिसको घोषित किया गया है, उस समय पर तो प्रधानमंत्री मोदी डेफिनेटली उसको ट्वीट करते ही करते हैं। लेकिन ऐसे मौके जब सऊदी का कोई लोग आ गए, कोई डिफेंस के और लोग आ गए, तो ये फोटो उस समय बाहर निकल आती है और पाकिस्तानी मीडिया में उसको लेकर वो खुद कहते हैं कि भी जले पर नमक छिड़का जा रहा है हमारे। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि 1000 अल्फाज एक तस्वीर का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी 1000 वर्ड्स होंगे तो एक तस्वीर उनके ऊपर पूरा उतरती है। आप एक पिक्चर देख लें तो आपको वो सब बता देगी जो कम से कम 1000 वर्ड्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। ये बात कही जाती है और ये बात सच भी है। तो मैंने जो पिक्चर देखी है, जो तस्वीर देखी है खबर के अंदर, वो 1000 नहीं, वो तो शायद कई डेकेड्स पर भारी है वो तस्वीर। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको खबर बताती हूँ। देखिए, एक दो खबरें इंडिया के हवाले से जो हैं वो ये हैं कि मिडल ईस्ट इंडिया की तरफ खींचा चला आ रहा है। वैसे तो हम जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ी मार्केट है, और इतनी बड़ी मार्केट को जाहिर है हर कोई चाहता है कि वहां पर वो भी इन्वेस्टमेंट करे, उससे फायदा उठाए। यही वजह है कि दुनिया के जो कंट्रीज हैं वो एक बड़ी तादाद में ट्रेड करते हैं इंडिया से। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, बहुत बड़ा उनका ट्रेड का एक वॉल्यूम है, जिसमें कि हम अक्सर उसकी औकात उसके ऊपर बात भी करते रहते हैं। हम कंपैरिजन भी करते हैं पाकिस्तान से, बनता नहीं है लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। लेकिन उसमें अब हुआ कुछ यूं है कि जो यूएई और सऊदी अरेबिया हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से इंडिया की जानिब खिंचे चले जा रहे हैं। वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहां पर जो है विजिट्स हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं तो ये खबर सामने आई है कि यूएई जो है वो 18 फेब को वहां पर एक वर्चुअल समिट है जिसमें एक एग्रीमेंट होगा जिसके तहत $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूएई वहां पर कर रहा है। एक अहम विजिट जो इंडिया में हुआ वो था सऊदी चीफ ऑफ लैंड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला। इन्होंने वहां पर विजिट किया है। यह है वो तस्वीर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कमरा या हॉल है जहां पर आमतौर पे वो मीटिंग्स करते होंगे, वहां पर बैठे हैं दोनों, और पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो है फॉल ऑफ ढाका की, यानी कि मशरकी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, जब पाकिस्तान टूटा था।
दो हिस्सों में और मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था। ये उस वक्त के उस जगह की और उस वक्त की तस्वीर है जिसको इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको ये वर्ड यूज़ किया जाता है, सरेंडर किया इंडियन फौज के सामने। अच्छा, हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जाहिर है कि जो हकीकत है उसको भुलाया तो नहीं जा सकता, ना आप उसको झुटला सकते हैं, ठीक है। जो जनरल नियाजी हैं वो वहाँ पर बैठकर जो सिग्नेचर कर रहे हैं, वो जो एक मशहूर मारूफ मशहूर आलम डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर पीछे भी लोग खड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं साथ में। पूरे जो ये तस्वीर है इसको हम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, वो तो अक्सर जगहों पर इसका जिक्र और इस्तेमाल करता रहता है और हम भी करते हैं। हकीकत को मानना चाहिए, इसके ऊपर तो हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, पिक्चर आप देख सकते हैं, आप इस पे जो है वही वो सरेंडर वाली जो है वो तस्वीर उन्होंने पीछे लगाई हुई है। अब आप कहेंगे मुझे इस पे क्या इतराज़ है? देखिए, मुझे तो इतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए, गो के इमोशंस अपनी जगह पे, हर चीज़ अपनी जगह पे। इंडिया का अपना इंटरनल मामला, उन्होंने अपने कमरे को इसी तरीके से वो किया। मेरा ख्याल है हो सकता है कि ये वो वाला रूम है जहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स वो सबसे ही करते हो और उन्होंने अपने लिए ये तस्वीर लगाई हुई है। उनके लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की फतह है, उनके लिए होगी, ठीक है ना, जिस तरह वो तो ये कहते हैं ये चीज़। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीर कहाँ पर शाया हुई है, पब्लिश हुई है। ये तस्वीर पब्लिश हुई है सऊदी गजट में। इंडिया के पब्लिश में अगर मैं कहीं देखती तो मेरे लिए बड़ी वो थी कि ठीक है उन्होंने लगाई है, वो सऊदी गजट में ये पब्लिश हो रही है। इससे भी बड़ी अहम बात क्या है? आप कहेंगे भाई सऊदी अरेबिया के वहां पे गए हैं तो ठीक है, वो उनके गजट में। भाई सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम कंट्रीज की मिलिट्री अलायंस है, 41 मुस्लिम कंट्रीज का मिलिट्री अलायंस है, उसको कौन हेड कर रहा है? पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ। तो ये जब पब्लिश हुई है तो चलें, वो तो जाहिर है उन्होंने पूछ के नहीं करनी थी, लेकिन पब्लिश होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी उनसे पूछा गया या नहीं पूछा गया कि भाई ये वाली तस्वीर जो आप पब्लिश करें तो आप देखें तो सही कि आप हमें क्या बता रहे हैं। तो हम भी तो आपके अलाए हैं, हम भी तो आपके बहुत करीबी जो हैं वो समझे जाते हैं कि बरादराना ताल्लुक मुस्लिम उम्मा, तो आप तो हमें मुस्लिम उम्मा को पीछे रखकर आप तो उनके साथ मिल गए हैं। तो ये वो कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते भला? इसकी वजह यह है कि वहां पर एक मिलिट्री अलायंस के हेड होने के बावजूद जिनकी इकोनॉमी होती है, जो ताकतवर होते हैं, जिनके पास दौलत होती है, वो ऊपर होते हैं, उनकी बात मानना पड़ती है, वो आपकी बात नहीं मानते। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक बहुत बड़ी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग खबर सामने आई है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ पहली मर्तबा तारीख में भारत पहुंच चुके हैं और इनका भारत का 3 रोजा दौरा जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। ये कोई आम दौरा नहीं है। इस दौरे की टाइमिंग और इस दौरे के दौरान अब तक होने वाली डेवलपमेंट्स ना सिर्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, बल्कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर भी बहुत कुछ वाज़े कर रही हैं। इस सारे के सारे मामले में कुछ चीजें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं और कुछ इस तरह के विजुअल्स हैं। भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने सऊदी अरब की लैंड फोर्सेस के जो चीफ हैं, जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनके साथ जो मुलाकात की है, उस मुलाकात के दौरान जो सरकारी सतह पर तस्वीर लॉन्च की गई हैं, रिलीज की गई हैं, वो पाकिस्तान के जख्मों पर ना सिर्फ नमक छिड़कना है, बल्कि पाकिस्तान को एक साइलेंट, क्लियर और 2 टोक पैगाम देने के भी मुतरादिफ है। योगा का जो आगाज हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ और आज की डेट में सऊदी अरब ने इसे एज अ फेस्टिवल के तौर पर योगा को मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट, मुख्तलिफ, बड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले, वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नजर आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। सारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिस तरह सऊदी अरब ने उसको अपने कल्चर में मर्ज कर लिया है, इंडिया के कल्चर को, और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जाए। माने आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे हो सकता है। अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरब से एक खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। सऊदी अरब अपना झंडा तब्दील करने जा रहा है। आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं। आप ये देखें कि वो इंडियंस खुद को कितना प्राउड फील कर रहे होंगे,
वो इंडियंस कितना अच्छा फील कर रहे होंगे खुद को। सऊदीया के अंदर ये फेस्टिवल के तौर पे एक लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। हम जाते हैं सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। नमस्कार दोस्तों, योगा एक ऐसी चीज है जिस पर भारत का ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क इन द सेंस मैं कोई कमाई करने वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन आप कितना भी कह लो कि योगा एक एक्सरसाइज है, योगा पूरी दुनिया के लिए है, उसमें हिंदू मुसलमान मत कीजिए, लेकिन वो उस पर इंडिया का थप्पा लगा है जो कभी नहीं जाएगा। और ये हिंदुइज्म से निकली हुई चीज है। ऐसा नहीं है कि किसी भी, जैसे माइकल जैक्सन ने एक अलग ही डांस शुरू कर दिया और फिर माइकल जैक्सन स्टाइल हो गई, ऐसा नहीं है। ये हिंदुइज्म से निकला हुआ प्योरली साइंटिफिक तरीका है अपने बॉडी को लचीला रखने का और अपने बॉडी को ठीक रखने का। कई सारे पाकिस्तानी है जो, क्योंकि वो मुस्लिम है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई हमें हिंदुओं की चीजें एक्सेप्ट कर ली, लेकिन यहाँ पर सबसे कट्टर कंट्री यूएई और सऊदी जैसे कंट्रीज अब इसको अपना रहे हैं। कट्टर में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 5 साल 10 साल पहले की चीज देखो तो बहुत कट्टर हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही वहां पर यंग जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन इन द सेंस कि आप सऊदी के प्रिंस जो कि प्राइम मिनिस्टर है वहां के, मोहम्मद बिन सलमान MBS जिनको कहा जाता है, वो कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं जिससे पता चलता है कि वो सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहा है या फिर अपनी कट्टरता छोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि योगा ही योगा होगा अब अरब कंट्रीज में। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। योगा जो है, योगा का जो आगाज हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ और आज की डेट में सऊदी अरब ने इसे एज अ फेस्टिवल के तौर पर योगा को मनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिस तरह सऊदी अरब ने उसको अपने कल्चर में मर्ज कर लिया है, इंडिया के कल्चर को, और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। और हमें भी योगा को एज अ फेस्टिवल के तौर पर मनाना चाहिए, इसे हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। पता है योगा जो है उसका आगाज हिंदुस्तान से हुआ और उनका ये कल्चर है योगा, ठीक है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि सऊदी अरब ने उसको अपने एज अ फेस्टिवल के तौर पे उसको अपनी कंट्री में मनाया जा रहा है योगा को, सर आप इसको कैसे देखते हैं? योगा बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। जो लोग योगा करते हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होती है। और दूसरी बात कि ये मेरे ख्याल से अच्छा कदम है उनका, सऊदी वालों का, लेकिन चूँकि थोड़ी सी हिंदुइज्म आती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको इतना एज हासिल नहीं है। ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे इंसान फिजिकल तौर पर फिट भी रहता है और इवन एक हेल्दी और साउंड लाइफ गुजारता है वो। अब आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे दीन को, जैसे आप टर्किश करतुगुल देख लें या क्या कहते हैं, आप हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उसको उठा के देख लें, सऊदी तो वो ही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो इंडियंस करते हैं या जो उनका कल्चर है। हमारा कल्चर इज पोलर ऑपोजिट उस चीज़ से। लेकिन एनीवे आई स्टिल सपोर्ट योगा बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आर्ट, व्हाट डू यू कॉल इट, अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर माइंड, बॉडी, सोल एंड एवरीथिंग। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट, मुख्तलिफ, बड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले, वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नजर आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है सारा। हालांकि हमने बड़े दावे किए थे कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है, दोस्त नहीं है। आप अपने दोस्त से भी हर वक्त अगर भीख मांगते रहोगे ना, तो वो भी एक टाइम पे आके आपको दोस्ती की नजर से देखना छोड़ देगा, आपको भिखारी की नजर से देखेगा। तो हम जब सऊदी अरब के पास गए, हमने कुछ मांगा उनसे। खैर, अब इंडिया के साथ क्या सीन है? अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि इंडियन फिल्मों ने बड़ा असर दिखाया है। मैं अक्सर कहता हूं अपनी फिल्मों को प्रमोट करो। ये जो फिल्म है ना, ये किसी भी मुल्क की शनाख्त का जरिया बन जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। या तो आप जापान की तरह टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल जाएं। अब जापानीज फिल्में तो कोई नहीं देखता ना, लेकिन जापान की टेक्नोलॉजी, हम हर चीज जापानी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है जी, या तो वो बन जाए आप, या आप इंडिया की तरह अपने बॉलीवुड को या अपने लॉलीवुड को आप इतना कमाल का कर ले, लेकिन वो बॉलीवुड के जरिए ऐसा पोर्ट्रे करते हैं दुनिया को जैसे पता नहीं वो क्या चीज है। या तो आप इस तरह कर लें। अब इस वक्त आप यूएई जाएं, वहां पे अरबी जो है वो इंडियन मूवीज देखना पसंद करते हैं। सऊदी अरब में लोग इंडियंस के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सितारे हैं, उनके फैंस हैं। हालांकि भले ही उनको जुबान समझना है, बट दे लव देम। अब आप सऊदी अरब को भले आप बुरा भला कह लो यहाँ पे, लेकिन कसूर कुछ हमारा भी है। आप देखो ना कि
सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। इंडिया की रिलायंस कंपनी और सऊदी अरब की अरामको कंपनी आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। हम जाते सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। हम 2-3 अरब डॉलर्स की भीख मांगने जाते हैं। अब आप मुझे अपने हिसाब से बताइए यार, मैं आपने ना मुझे बिल्कुल इर्रेशनल, सॉरी, आपने गैर जानिबदारों की बात करनी है। आपका एक दोस्त जो कि आपके मुख्तलिफ दोस्त है ना, आपका एक दोस्त आपके पास आता है, कभी वो आपके लिए कोई तोहफा लेके आता है या आपको कहता है जनाब मैं फलां बिजनेस करने जा रहा हूं, आज बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं बराबरी की बुनियाद पे, 50% तुम्हारा 50% मेरा। एक दोस्त आपका ऐसा है जो रोजाना कुछ ना कुछ मांगने के लिए आपके पास आ जाता है, आपके दरवाजे पे खड़ा होता है, कभी यार 500 देना, कभी 1000 देना। एक टाइम आएगा, ये इंसानी नफ्सियात है, एक टाइम आएगा कि आप अपने इस दोस्त को जो हर वक्त मांगता रहता है और वो दोस्त जो कभी आपके लिए तोहफे लेके आता है, कभी आपको बिजनेस में शरीक आपको करता है अपने, आप उन दोनों में फर्क करने लग जाओगे। सऊदी अरब से एक खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। इस पे हमने पहले भी बहुत सारे वीलॉग्स किए थे, ये उन्हीं का एक हिस्सा है। यहाँ गल्फ न्यूज में एक खबर छपी है और बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने तफसीलात बताई हैं, बाकी अखबारात ने भी दी हैं, लेकिन सऊदी अरब में क्योंकि कंट्रोल्ड मीडिया है तो खबर बड़ी मुश्किल से बाहर आती है। लेकिन सऊदी अरब में जो शूरा कौंसिल है उसने एक मंजूरी दी है। सऊदी अरेबिया शूरा कौंसिल अप्रूव्स ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू फ्लैग, एम्बलम एंड नेशनल एंथम सिस्टम। ये कर क्या रहे हैं? यानी एक सवाल पैदा हो जाता है बहुत बड़ा कि सऊदी अरब अपना झंडा तब्दील करने जा रहा है और साथ ही साथ अपना कौमी निशान भी तब्दील करने जा रहा है और साथ ही साथ अपना जो कौमी तराना है उसको भी तब्दील करने जा रहा है। सऊदी अरब अपने कौमी तराना और सब्ज परचम से मुतालिक शाही फरमान में तब्दीली के बहुत करीब पहुंच चुका है, ये गल्फ न्यूज लिख रहा है, जो इस्लामी अकायद और इस्लाम के मरकज की अक्कासी करता है जो पहले मौजूद था। यानी अगर आप सऊदी अरब का झंडा देखें और इस पर आप गौर करें तो ये सिंपली ग्रीन कलर का एक फ्लैग है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर यूके के प्रधानमंत्री की भारत की विजिट के बारे में बात हो रही है कि भाई आखिरकार ऐसा क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो या फिर कोई और कंट्री हो, वो दौड़ा दौड़ा सीधा इंडिया में चला आता है। और मान लीजिए कि हम भी, मतलब पाकिस्तान भी अगर चाहता है कि उस लेवल की पार्टनरशिप या फिर उस लेवल का वैल्यूएशन उसे भी मिले, क्योंकि पाकिस्तान की हर समय यही एक कंडीशन रहती थी कि अगर आप इंडिया को ये चीज दे रहे हो तो हमें भी आपको देनी पड़ेगी और हमारे साथ भी रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं तो ये करना पड़ेगा। और दूसरे कंट्रीज से करते थे क्योंकि उस समय उनको इंडिया की तरफ झुकाव रखने से कोई बेनिफिट था नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आपको याद हो, पिछले इमरान खान के टेन्योर में एक सिचुएशन हुई थी कि भाई जो यूके है वो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन चाहता है, ठीक है। कई तरह की सहूलियत प्रधानमंत्री मोदी को दी जाती है या फिर कहे कि इंडिया से जो टाइप होगा उसमें दी जाएगी। पाकिस्तान भी ये चाहता था, इमरान खान के टेन्योर की बात है। अब यूके ने पूछा ही नहीं कि भाई अब क्या करना चाहते हो क्या नहीं, मतलब सीधा यहाँ पर आप कह सकते हो कि लात मार दी। तो यहाँ पर उसी टाइप की बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने और हम जाके हर मुल्क में जाके जब भीख मांगते हैं, पैसे लेते हैं, तो लोग हमें कौन सीरियस लेगा। वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं इस हफ्ते, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है दोस्तों। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली बात तो यह है कि तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है यूके के अंदर, उसने कोई तकरीबन 95,000 नौकरियां, 95,000 जॉब्स जो है वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही हैं। अब आप देखें कि एक तरफ ये किस तरह अपने ताल्लुकात को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। और आपको पता है कि जब से ये ब्रेक्सिट हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान है कि हमने अपने लोगों की नौकरियों को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह सस्टेन करना है और किस तरह वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक उनको वैल्यू किस तरह देनी है कि हमारे वहाँ पे बेरोजगारी ना आए। ये बहुत बड़े सवाल है मेरा ख्याल है, जिसको कहीं ना कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं इंडिया, नॉट फॉर दिस, और बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस हवाले से। लेकिन मैं बता रहा था कि जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं
इंग्लैंड के लिए वो कम हुई हैं, तो वो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में भाग रहे हैं और इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा, मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करें, लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं कराई थी। ये मुझे याद है, आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर लेवल पे, कहीं पे मैं बैठा था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें हमने भी रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने 10 साल का एक मंसूबा या 10 साल का एक जो प्लान है जो इंग्लैंड के साथ तय किया है वो हमारे साथ भी करें, लेकिन खैर वो करने को तैयार नहीं थे। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन उन्होंने करनी है, ट्रेड पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, लेकिन और इंडिया को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज ए प्रायोरिटी कंट्री के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये 2021 में बेसिकली एक रिव्यू इन्होंने किया था जिसमें उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि हमें ये चीज़ें करनी है। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं वो ज़ाहिर बात दैट इज़ प्राइमरली नोन एज फ्रॉम द लेंस ऑफ बिजनेस, ट्रेड, डिफेंस, इन चीज़ों पे है। और ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको निगोशिएट किया जाए, और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 बिलियन पाउंड की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट विल गो बाय 2035 तक। तो और जिससे जारी बात है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेड इस तरह जाती है तो यूके के अंदर नौकरी क्रिएट होगी। अब आप इमेजिन करें कि जब पाकिस्तानी सरकार जो है, अगर आपको याद हो मैंने इसके ऊपर बड़ा बोला था कि जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि आप कब तक भीख मांग-मांग के गुज़ारा करेंगे। तो ये अल्फाज हम तो नहीं कहते थे, लेकिन हुकूमत ने खुद ही कहने शुरू कर दिए। उसकी वजह ये थी कि जब भी अभी जैसे पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई है तो वो जी क्या अभी बड़े परेशान हैं, क्योंकि पिछले 10-12 साल का एक पैटर्न 15 साल का चला आ रहा है। ये है विविड मेमोरी, क्लियर मेमोरी, विजिबल मेमोरी, नज़दीक तरीन की मेमोरी जो है, सोशल मीडिया की मेमोरी है। जैसे ही हमारी हुकूमत उठती है, आती है नहीं, वो सीधी चली जाती है सऊदी अरब, सीधी चली जाती है यूएई और चाइना, और कहती जनाब सानू पैसे दे दो वरना असीं डिफॉल्ट कर जावांगे। So this is not how nations go. नेशन इस तरह तो तरक्की नहीं करेंगे, वो अकेले चीजें करने की कोशिश करते हैं, विच इज राइट। खैर एनी हाउ, लेकिन मेरा जो पॉइंट है आज का जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ये है कि हमें नौकरी क्रिएट करने के लिए हमने पाकिस्तान में देखा है कोई रिसेंटली कोई जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ रहा हो, बड़े कम आ रहे होंगे, सिर्फ ओआईसी के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। लेकिन हमें तो ट्रेड चाहिए, कारोबार चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना। हमें तो ये सारा टाइम जो जियो स्ट्रेटेजिक से हमें बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। तो अगर हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है तो फिर हमें इन चीज़ों को देखना है, जहाँ पे देख ले कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो भागा भागा इंडिया आ रहा है और उसको पता है। अच्छा, मजे की बात है कि जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक भी इंग्लैंड का दौरा नहीं किया। ठीक है जी, अमेरिका का दौरा तो वो ट्रंप के हवाले से वो हो गया सारा मैनेज और वो सारी चीजें हो गई, लेकिन इन्होंने एक भी दौरा जो है वहां का नहीं किया, और यूरोप का कोई दौरा नहीं किया, जिसको पता मैं बार बार यहाँ पे हाईलाइट करता रहा हूँ। हमारी आवाम क्योंकि इमोशनल है, वतन से मोहब्बत करती है और चाहते हैं कि मुल्क के अंदर शायद कोई करप्शन जो है वो ना हो, और हालांकि ये बड़ी जैसे कहते हैं ना बड़ी वो ब्लैक एंड व्हाइट में आप इन चीजों को नहीं देख सकते, करप्शन को और इन चीजों को। खैर एनी हाउ, ये जो क्वेश्चन है कि अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जब आएगा और वो आके कह रहा है कि जी हम इन डेप्थ टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ, जहां पे हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं, डिफेंस में, डिप्लोमेसी में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में, और जो है, और पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बात बताऊं, बार बार जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं वो अपने आप को इंडिया के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक। अच्छा, बहुत सारे शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता शायद कि इंडो पैसिफिक की कितनी वैल्यू है। मैंने रिसेंटली भी एक रिसर्च पेपर लिखा था फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, इसमें ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए। आई शेयर्ड इट ऑन माई ट्विटर में भी और ऑन माई फेसबुक आई थिंक। ये पाकिस्तान नेवी का एक जर्नल है द बेकन जिसमें वो शेयर हुआ। खैर, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इमरान खान साहब ने तो या हमारी किसी सरकार ने तो किसी को तो पता ही नहीं इंडो पैसिफिक होती क्या।
ना किसी ने सोचा ना बात की। मैंने कभी पाकिस्तान की किसी फॉरेन पॉलिसी शो पे नहीं सुना और बात करता रहा हूँ कि भाई ये कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है कि हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब आगे आ जाए, अब वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने और हम जाके हर मुल्क में जाके जब भीख मांगते हैं, पैसे लेते हैं, तो लोग हमें कौन सीरियस लेगा। खैर पाकिस्तान तो स्टैटिक है, हमारी जो पोजीशन है वो ये है कि हमारे यहाँ तो ये डिटरमिन नहीं हो पा रहा कि किसने क्या किरदार अदा करना है, कौन सा हुकूमत में होगा, कौन सा अपोजिशन में होगा। तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा और जो एक तरीकाकार होता है, ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी सियासत की, लेकिन कोई बात नहीं, शायद हम इसी तरह सीख जाएं और शायद हमें कुछ इससे सबक मिल जाए और हमारी लीडरशिप जो है वो शायद कोई मैच्योर रोल प्ले करे। एनी हाउ, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ की जिसकी जो अवामा पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही है। खैर, और इमरान खान साहब, बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, बट आई एम प्रीव्यू टू दिस, जिसे कहते हैं ना, आई एम ऑफ द व्यू एंड आई हैव दिस इंफॉर्मेशन। आप प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, आपका काम है जाना, ताल्लुकात बनाना, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, इसको हम बोलते हैं। इस तरह की कम्युनिटी के अंदर आप घूमते हैं, यू गो एंड यू रब योर शोल्डर्स, यू मीट इन्फ्लुएंशियल पीपल, यू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज। आपने अपने मिनिस्टरों को एक दो को भेज दी और वो वहां की तकरीरें करके आ गए। आपने इतने बड़े, अगर इमरान खान साहब ने जहां पे ट्रीज दरख्त लगाने की बात है, ये इमरान खान साहब का नाम आता है पाकिस्तान में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस लेवल पे दरख्त लगाने को जो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो इमरान खान साहब के दौर में हुआ। सो हम जहां पे उनकी इतनी ज्यादा तनकीद करते हैं, जहां पे उन्होंने कोई उनसे गलती से एक आधा अच्छा काम हो गया, हम उसको भी तारीफ करना चाहेंगे, ताकि ये नहीं है कि अब आप अगर उनकी हम, क्योंकि हमारा ताल्लुक इमरान खान साहब से कोई जाती कोई नफरत नहीं है, उनकी पॉलिसीज पे तनकीद करना जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इमरान खान साहब उस कॉन्फ्रेंस में ना गए, रीजन बिहाइंड इज सुनने में, मुझे सुनने में आता है, मेरे सुनने में आता है। उन्होंने कहा जी, एक तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि वहाँ मैंने क्या थोड़ी सी तकरीर करनी है, और उधर वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो है वो एक स्पेसिफिक मीटिंग भी हो रही थी, जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जो कंसोर्शियम बना था कुछ ममालिक का, जिसमें कुछ $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो सारी बात है होनी थी और वो सारा कुछ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी हम तो उसमें है ही नहीं है, तो हमें वहां जाने का क्या फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों हम सबको पता है कि पिछले दिनों भारत की तरफ से एक अनआर्म्ड मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद भारत ने स्टेटमेंट भी रिलीज किया यहाँ पर, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, कि भाई हमारी तरफ से ये एक ह्यूमन एरर हुई है, माल फंक्शन हुआ है। तो सिचुएशन ये हुई है कि एक मिसाइल यहाँ से निकल गया है, मतलब निकल गया था। उसके बाद एक प्रेस रिलीज यहाँ पर डिक्लेयर की गई थी, स्टेटमेंट जारी की गई थी। अब कहा यह जा रहा है कि भाई इंडिया ने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि आप अगर देखो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो, या फिर अजीत डोभाल हो, ये सारे लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आज नहीं तो कल हम पीओके के अपना वापस लेके रहेंगे। हो सकता है कि इसकी प्रैक्टिस हो, और प्रैक्टिस में देखने की बात हो कि भाई कि पाकिस्तान के अंदर डिफेंस सिस्टम में क्या क्या अवेलेबल है, क्या ये जो है मतलब पाकिस्तान यहाँ पर डिफेंस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। मतलब डिफेंस कर पाएगा इन द सेंस हमारी जो मिसाइल यहाँ पर जाएगी उसको रोक पाएगा या फिर नहीं रोक पाएगा। और रिजल्ट तो यही पता चलता है कि 3, 3.5 मिनट, 4 मिनट वहां पर घूमने के बाद भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया गया। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की किसी भी जगह पर हमारी मिसाइल से अगर अटैक करना है तो 3 से 5 मिनट ही लगता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि आज़ाद कश्मीर पे हमला करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली उसकी तैयारी हो रही है। जिस तरह वो अमित शाह साहब ने कहा था या राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि लेंगे आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, तो ये बेसिकली तैयारी कर रहे हैं आप। और कल को जितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होती जाएगी, देयर आर चांसेस के कोई इस तरह का मिलिट्री एग्रेशन हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं, वो पता चल रहा है कि वो जनाब आपके वो रिसर्च वाले लोग हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग हैं, वो जो है वो मिसाइल छोड़ देते हैं और वो कहते हैं हमसे गलती हो गई है। और उन्होंने इंग्लिश में भी प्रेस रिलीज जारी की है, उर्दू में भी प्रेस रिलीज जारी की है, ताकि पाकिस्तानियों को पता चले। लेकिन एक व्यू ये है कि ये जान के किया गया है, ये सिर्फ पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए
कैपेसिटी चेक करने के लिए ये किया गया है, अनआर्म्ड मिसाइल था। आप क्या समझते हैं? लेकिन बात कुछ समझ नहीं आ रही, किसी के पल्ले नहीं पाकिस्तान में पड़ रही, लेकिन क्योंकि वो सॉरी कर लिया इंडिया ने तो हम खामोश हो गए। आप कैसे देखते हैं, ये जानबूझ के सुरक्षित छोड़ी गई है? जो गवर्नमेंट, देखिए ये जो मिसाइल्स वाली बातें आती है, इसमें एनालिसिस वाला विषय होता नहीं है, ये तो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है वो है कि रूटीन मेंटेनेंस में एक मेल फंक्शन हुआ जिसके कारण ये गया। देखिए ऑफिशियल स्टैंड तो आप जानते ही है, मेंटेनेंस मिस फंक्शन उसके कारण हुआ। अब चीमा साहब, मजे की बात ये है, अगर आप किसी भी सुपरसोनिक मिसाइल को देखें, टू हिट एनीवेयर इन पाकिस्तान इट टेक्स 3 to 5 मिनट्स, ठीक है, 3 से 5 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि मैक 3 पे इंटरसेप्ट कर जाती है। तो अगर मैक 3 पे स्पीड पे 3 to 5 मिनट्स विच एनी टारगेट इज अवे। अब इसमें मजे की बात ये है चीमा साहब कि अगर ये मिसाइल उठी, ठीक है, ये आप कह रहे मिसाइल है, वो तो प्रोजेक्टाइल ही कह रहे थे उस दिन, तो मतलब 24 घंटे बाद भी इसको प्रोजेक्टाइल कह रहे थे। चलिए अगर ये उठती है, यहाँ उठती है, तो मजे की बात है 3 मिनट 47 सेकंड का आंकड़ा तो आपको रडार ने दे दिया। भाई इतने टाइम ये पाकिस्तानी स्पेस के अंदर थी, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी हमें पता, अनाम थी ये भी पता। अब मैं दूसरे इसमें जरा थोड़ा इसमें और जाए टेक्निकली। देखिए जब ये उठी तो तब तो किसी को ये नहीं पता था इसमें ये आर्म्ड है या अनआर्म्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये नहीं पता था इसमें कन्वेंशनल वेपन है, नॉन कन्वेंशनल वेपन है। इसमें ये नहीं पता था टैक्टिकल वेपन है या उसको हैवी पेलोड वेपन हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। ये तो रडार नहीं बताएगा, सिर्फ बताएगा। बट मजे की बात ये चीमा साहब, जब 3 मिनट 47 सेकंड तक ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में थी तो इसका इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो आप वेट कर रहे थे कि इसके गिरने का, फिर पता लगा यार इसमें बम है, पटाखा, धमाका या खाली डब्बा है। मजे की बात है, मैं जनरल साहब से पूछूंगा, सर आपको तो इसको इंटरसेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी टारगेट 3 से 5 मिनट दूर है। अब फिर आप कहते जी हमने रिटेलिएट नहीं किया। अब रिटेलिएट इसलिए नहीं किया, जब एक को नहीं रोक पाएगा, रिटेलिएट करते तो 100 या 1000 आ जाते, उनको कैसे रोकते? ये टेक्निकल विषय है। मैं तो मानता हूं इससे मेंटेनेंस मिसफंक्शन, मैल फंक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा। बट अब थोड़ा हम पर्सनल लेवल पे इसका एनालिसिस करें तो ये 2-3 पॉइंट निकल आती है। वही वाला स्टेटमेंट हो गया चीमा साहब, यहाँ इंडियन सबमरीन आई थी और निकल गई, अगली बार आएगी तो अगली बार पकड़ लेंगे। भाई पहले आई थी तो वो क्यों गई? तो अब वही वाली बात है, जब ये 3 मिनट 47 सेकंड पे तो आपने बड़ा जबरदस्त रडार का कोऑर्डिनेट दे दिया, $20,000 का चाइनीज रडार ये कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। बट व्हाट वाज डन टू इंटरसेप्ट इट विद इन 3 मिनट्स 47 सेकंड्स इन पाकिस्तान एयर स्पेस, वो इंटरसेप्ट की नहीं की। जवाब तो उसका चाहिए। देखिए अच्छा था ये, देखिए हमारा कोई इंटेंशन खराब नहीं था, अनार्म्ड थी, इसमें कोई पेलोड कोई कुछ नहीं था। भाई मान लीजिए अगर गलती तो गलती है, पेलोड वाला हो गया, कुछ हो गया, तब क्या करते? जब कुछ नाश होता, जब कुछ विनाश होता, तब आप बोलते हैं कि आप वेट कर रहे थे, ये फटेगा तब बड़ा लगाएंगे। भाई एक और बात बताएं, मुझे बहुत सारे लोगों से बात भी हुई मेरी, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, वो कह रहे हैं जनाब कि ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि आज़ाद कश्मीर पे हमला करना चाहते हैं तो ये बेसिकली उसकी तैयारी हो रही है। और वो कह रहे हैं जनाब कि जिस तरह वो अमित शाह साहब ने कहा था या राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि लेंगे आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, तो ये बेसिकली तैयारी कर रहे हैं आप। और कल को जितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होती जाएगी, देयर आर चांसेस के कोई इस तरह का मिलिट्री एग्रेशन हो सकता है। तो डू यू थिंक कि ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो हमने, हाइपर नेशनलिस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो हमने सुनी है ऑलरेडी, मतलब ये जो बातें आप कह रहे हैं कि जो अमित शाह साहब ने कहा था, पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि लेंगे हम ना, तो ये क्या उसकी कोई तैयारी हो रही है या कोई मिसकैलकुलेशन हो सकती है कि हम तैयार रहे हैं आज़ाद कश्मीर वगैरह पे इंडिया हमला कर सकता है, कि ये पॉलिटिकल जो रेटरिक है उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं? 2019 में एक स्ट्राइक हुई, ये मिसाइल छूट गया, पिछली डेलिब्रेट हुई, ये गलती से छूट गया, तो और 7 पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो हाउ शुड वी रीड इट एंड हाउ डू यू रीड इट? देखिए चीमा साहब, अब देखिए मैं एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ 135 करोड़ की जनता में। अगर आप ये सोच कि भाई मुझे पता होगा नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहा है, पीएमओ क्या कर रहा है, साहब मेरी क्या होता है, मैं तो चींटी जितना हूँ। आप बताइए, आप बता रहे मुझे जी माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या हो रहा, मेरे को कहाँ से पता होगा सर क्या प्लान कर रहे क्या नहीं कर रहे? तो ये इस पे डिस्कशन करना बेकार है। मतलब इस पे मैं क्या कमेंट करूं, क्या प्लान कर रहे नहीं कर रहे, कि क्या ये मिसाइल टेस्टिंग के लिए डाला गया, ये बहुत डिफिकल्ट है कहना। बट हाँ, जो भी प्लानिंग है हो रही होगी, चल रही होगी। अब हम जैसे छोटे लोगों को साहब जिनकी कोई औकात नहीं, उन्हें कहाँ पता लग रहा चीमा साहब, उन्हें कौन बता रहा? आप बताइए, मुझे पता होगा क्या? हो ही नहीं सकता। ना मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ, ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। वो आपने मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी, neither I do I confirm, neither do I deny, that is the answer.
यानी कि इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान पे हमला जो है वो हो सकता है, क्योंकि देखें आप एक सॉवरन मुल्क हैं, नरेंद्र मोदी साहब के पास आए रोज जो है वो बड़ी पावर शावर आ रही है, लोग उनको बड़े वो पॉपुलर लीडर हैं, वो वोट उनको पढ़ रहे हैं और उनके होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं हम ये करेंगे लेंगे, तो हमें तैयार रहना चाहिए। मतलब दिस इज, डू यू थिंक ये यूरोप की तरह एक यहाँ पे भी जंग शुरू होने वाली है? नहीं चीबा साहब, देखिए हम जंग में तो विश्वास करते नहीं, हम जंग में विश्वास करते नहीं, हम तो किसी की धरती पे हमला करते नहीं। देखिए, पर अब ये जो पाकिस्तान के अंदर डर है, क्या आप पैरानोया के बिजनेस फिर चला रहे हैं कि भाई इंडिया हमला कर रहा है, कि किसी की हुकूमत बचा रहे हैं या किसी की हुकूमत बना रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जब ऐसी खबरें उड़ाई जाती है चीमा साहब, या तो हुकूमत किसी की बन जाती है, किसी की पलट जाती है। अब ये जो खबरों का आर्किटेक्ट है, ये जाने खबरा क्या है। बेस्ट चीज है खबर फैला दो जी, मोदी जी हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान में हमला कर रहा है, ये एयर डिफेंस सिस्टम को टच करने के लिए हमारे को तैयारी देखने के लिए मिसाइल लगाया गया था। बट एक सवाल जरूर फिर भी उठाऊंगा, 3 मिनट 47 सेकंड तक इंटरसेप्ट करनी हो वो अलग सवाल है, पर चीमा साहब ये सब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल चीजें हैं, और मुझे लगता है आपकी इंटेलिजेंस भी होगी, आपका सैटेलाइट सर्वेलेंस भी होगी, ये जवाब तो वो दे पाएंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, मतलब जो एक कॉमन आदमी की जो पब्लिक फोरम है चीमा साहब, वहां ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। बाकी मतलब दैट इज द लिमिटेशन, दैट इज व्हाट आई नो। अब लोग बात कर रहे हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर की। ये सब है क्या? द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड। रामायण के जो उसूल है ना, रामायण की नैतिकता आप महाभारत में इस्तेमाल नहीं कर। शेख मुजीबुर रहमान ने यह बोला, व्हेन यू फाइट विद अ जेंटलमैन बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, बट व्हेन यू फाइट विद अ बास्टर्ड बिहेव लाइक अ बिगर बास्टर्ड, बिकॉज इफ यू डोंट यू विल लूज। तुम हार जाओगे। कि देखते राह के उसके ऊपर है, पोर्टल के ऊपर है, गालियां आगे हमारी पोस्ट पे निकाल के जाते हैं। जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो टीटीपी जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है 5th जनरेशन वॉर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मतलब मेजर गौरव आर्या का भी कहना यही है कि भाई जो पुराने तरीके थे लड़ने के वो अभी काम नहीं आने वाला है। हमारा 5th जनरेशन वॉर मतलब देखिए, इंडिया पिछले अगर आप कुछ सालों की अगर बात करो तो सिर्फ आपको एक लड़ाई याद आएगी, वो है रशिया और यूक्रेन की वॉर। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी वॉर हमें देखने को नहीं मिली है। अमेरिका ने भी यूएसएसआर को तोड़ा, या फिर जो सर्कमस्टांसेस बने वो भी 5th जनरेशन वॉर के हिसाब से ही बने थे। अमेरिका ने डायरेक्टली हमला नहीं कर दिया था यूएसएसआर पर या फिर रशिया पर, ठीक है। उसके बाद उसका विघटन हुआ। अगर आज भी अगर आप देखो तो चाइना अपनी स्ट्रांगनेस अपनी प्रोपेगेंडा से ज्यादा दिखाता है, अपनी जो 5th जनरेशन वॉर की जो उनकी स्ट्रेटेजी है उनसे ज्यादा दिखाता है। अगर आपको याद हो, कुछ सालों पहले बीजिंग में ओलंपिक हुआ था। अब कई ऐसे क्लेम आ रहे हैं कि वो जो उद्घाटन हुआ था, जो उसका इनॉग्रेशन हुआ था ना ओलंपिक का, उसमें भी अच्छे खासे एनिमेशंस दिखाए गए थे और लगा था ये दुनिया को कि भाई नहीं, यहाँ पर जो है ना वो पूरी तरीके से एकदम सच्चा हुआ है। लेकिन कई क्लेम आए थे इसके बारे में कि भाई ये एनिमेशन से बनाया गया है, चाइना ने अपनी खुद की तारीफ करवाने के लिए सब कुछ किया है। और यहाँ पर लाल टोपी तो है ही जो 5th जनरेशन वॉर के बारे में बकवास करता रहता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जंग को हम जंग समझते आए हैं आज तक, 47, 48, 62, 65, 1971, 1999, वो जंग की सूरत पिछले 10-15 साल में बदल चुकी है। अब लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की, अब लोग बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, अब लोग बात कर रहे हैं नॉन काइनेटिक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की, अब लोग बात कर रहे हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर की। ये सब है क्या? लड़ाई का मैदान बदल चुका है अभी। द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड एंड इट्स नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। दोबारा वो बैटलफील्ड होगी नहीं कभी। द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड, वैभव, राइट? अब र्यूमर, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, म्यूजिक, फिल्म्स, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोज, पॉडकास्ट्स, ये हैं, यू नो, ये नए हथियार हैं। और मैं चाहता हूं कि सब लोग समझें नए हथियार हैं। सीनियर अधिकारियों को, और मैं हर समय यही कहता हूं, सोशल मीडिया इज अ वेपन ऑफ वॉर। ट्विटर एक हथियार है। आज के जो हालात हैं, अ टीनेजर विद अ लैपटॉप इज एज डेंजरस एज एन इन्फेंट्री बटालियन।
अगर वो टीनेजर टैलेंटेड है, अगर उसके पास ढंग की सॉफ्टवेयर और ढंग का हार्डवेयर है, वो इतना घातक हो सकता है। ये बात रशिया समझ चुका है, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये सब लोग समझ चुके हैं और ये बात इंडिया भी समझ चुका है। हम लोग साइबर कमांड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं, हम समझ चुके हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया हथियार हैं। दे हैव बीन वेपनाइज्ड। इंडिया ने भी ट्रेड वेपनाइज करी ना भाई। मलेशिया के जो महाथिर मोहम्मद थे, हेड ऑफ स्टेट, उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ बोला, इंडिया ने पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया वहां से। अब वो घुटने पे आ गए। शेख मुजीबुर रहमान ने यह बोला, व्हेन यू फाइट विद अ जेंटलमैन बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, बट व्हेन यू फाइट विद अ बास्टर्ड बिहेव लाइक अ बिगर बास्टर्ड, बिकॉज इफ यू डोंट यू विल लूज। तुम हार जाओगे। रामायण और महाभारत अलग अलग युग में हुई थी। रामायण के जो उसूल है ना, रामायण की नैतिकता आप महाभारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग युग थे। मैं फिर कह रहा हूं, यस आई बिलीव इंडियन आर्मी इज अ मॉरल आर्मी, मैं भरोसा रखता हूं इस चीज पे। लेकिन ये जो हम जंग की बात कर रहे हैं, द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड। आपने मुझे ये बोला था कि देश की रक्षा करनी है सरहद पे। दिस इज व्हाट यू टॉट मी। अब सर सरहद बदल गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? वॉर हैज चेंज, द बॉर्डर हैज चेंज, इज इट माई फॉल्ट? इट्स नॉट माई फॉल्ट। आई डोंट बिलीव इट्स माई फॉल्ट। सब कुछ बदल गया। अब ट्विटर पर लड़ाई होती है और इनके बड़े बड़े लोग, वो मलिहा जो उनकी यूएन की एम्बेसडर है, वो सबके सामने झूठ बोल रही है पैलेस्टीनियन बच्चे को देखा। समबडी विल काउंटर इट। और वैभव, एक बात बताओ यार, भारत या हिंदुस्तान नाम में ऐसा जादू है वैभव, अभी भी ऐसे दीवाने हैं, ऐसे पागल हैं, ऐसे जुनूनी हैं, जिनको आप बोलो कि देश की जरूरत है तो अपना घर बाहर छोड़ के सड़क पे आ जाएंगे। और जो आईएसपीआर को, डीजी आईएसपीआर को आज की तारीख में ठोक रहा है, कौन ठोक रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं ठोक रही। इट इज अस कॉमन सिटीजन्स। ये 5th जनरेशन वॉर जो है, ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये साइबर वॉरफेयर है, कौन लड़ रहा है? ये वर्दी वाले नहीं लड़ रहे, ये तो सिविलियंस ही लड़ रहे हैं। जो बेसिक काम है मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का, वो कहां पे होता है? वेस्टर्न सेक्टर में होता है, हमारे द वेस्टर्न थिएटर। उसमें गुजरात ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, इवन प्लेन्स ऑफ जम्मू, वही तो एरिया है पूरा टैंक का। आपने पिछली बार कब इस्तेमाल करा था टैंक्स को? 1971 की लड़ाई में आपने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कब इस्तेमाल करी थी? तब। फिर लेकिन इन्फेंट्री वाला रोज लड़ रहा है ना जमीन पे। उसी तरीके से साइबर वॉरफेयर इंफॉर्मेशन वाला रोज लड़ रहा है, वहां पे रोज लड़ रहा है। और ये जितने भी लड़के लड़कियां हैं, ये जितने भी लड़के लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान का झंडा हाथ में उठा के लड़ रहे हैं, जो हर रोज सोशल मीडिया पर जाके हिंदुस्तान की कहानी सुनाते हैं और पाकिस्तानियों से लड़ते हैं। पाकिस्तानियों का खासतौर से इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि सारा जहर वहां से आ रहा है। जो उनसे लड़ रहे हैं, मैं उनको वैभव सल्यूट करता हूं। और ये फौजी से कम नहीं है, ये लड़के लड़के यंगस्टर बच्चे हैं। ये तो झूठी खबरें। कश्मीर में कर्फ्यू लग गया, कश्मीर में 1 लाख लोग, कोई कहता है 2 लाख लोग मार दिए, कोई कहता है 10 लाख। जिसके मुंह जितना जबान है उतनी कहानियां, उतनी दास्तानें। हिंदुस्तान को बदनाम कर, हमारी औकात मिट्टी की है। अगर हिंदुस्तान नाम के आगे से हटा दो कि वी आर इंडियंस, वी आर वर्थ 0 यार। सो जब देश पे कुछ आएगा खतरा, तो हम क्या वेट करते रहे कि सरकार वहां से घंटी घुमाएगी और बोलेगी कि हाँ भाई साहब आप एक्टिवेट हो जाओ? एक राफेल की कीमत 1600 करोड़। कितनी? 1600 करोड़ एक राफेल की कीमत। इसका अगर 10वां हिस्सा सरकार कमिट कर दे, 160 करोड़, पाकिस्तान में आग लग जाए। हमारे इदारों की तरफ से हमें यह बताया जाता है कि हम हालत जंग में, हमारे वजीर आजम, आर्मी चीफ, DGISPR, वफाकी वज़रा, ये सब बात दोहराते हैं। तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता ना कि इंडिया और दीगर ममालिक जो हैं या दुश्मन ममालिक मिलकर 5th जनरेशन वॉर के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करना या तोड़ना चाहते हैं। अब दुश्मन ये सब कुछ कर रहा है और इसमें काफी हद तक कामयाब है। अलमिया यह है कि ये सब अपने ही लोगों से करवाया जाता है। 5th जनरेशन वॉरफेयर में सबसे पहले हुकूमतों को कमजोर किया जाता है। आप देख लें हमारी हुकूमतों का हाल क्या है। हर वक्त कहीं ना कहीं से आवाजें आ रही होती हैं कि हुकूमत अभी गई कि कभी गई कि कभी गई। 2007 से मैं 4th and 5th जनरेशन वॉर का जिक्र कर रहा हूं। अब आर्मी ने इसको ऑफिशियल डॉक्ट्रिन एक्सेप्ट किया है और मैंने सोल्यूशन भी बताए। मैंने पेपर्स और कॉलम्स लिखे हैं, 100 तकरीरें कर चुका हूं टीवी के प्रोग्राम पे आके कि वी आर लूजिंग दिस 5th जनरेशन वॉर। हमारे फ्लैंक्स खुले हुए हैं। आपने मिलिटेंट एक्सेस के खिलाफ TTP और BLA के खिलाफ कार्रवाई की है, कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसको 5th जनरेशन वॉर नहीं कहते। 5th जनरेशन वॉर हॉस्टाइल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इकोनॉमिक सबवर्जन भी है, पॉलिटिकल ट्रीजन भी है, गद्दारी सियासत में हो, माशी सबवर्जन और दहशतगर्दी हो, मीडिया तबलीगाती या ब्लागी दहशतगर्दी हो, इन सारे एक्सेस को मिलाकर 5th जनरेशन वॉर बनती है। पाकिस्तानी रियासत क्या कर रही है
मीडिया में दहशतगर्दी को रोकने की। सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए 60-70 चैनल्स हमारे पास हैं और कुछ पूरे चैनल्स और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफी खरीदे हुए हैं इन्होंने, जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो टीटीपी जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर, वही काम हमारे ये फिफ्थ कॉलमिस्ट, ये फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट नहीं है। ये क्लेम करते हैं कि हम फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट हैं, मॉरल सैंक्टिटी क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर द फिफ्थ कॉलम्स ऑफ द एनिमी। ये तमाम के तमाम रेगिंग से आते रहे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जहां इनका इख्तियार चला है। किसी ने ऑर्गेनाइज रेगिंग की है, किसी ने बाहर की ताकतों के साथ मिलकर रेगिंग की है, और फिर जब पॉलिटिक्स में रॉ और सीआईए दखल दे तो फिर आर्मी को लाजमन दखल देना चाहिए। या आप मोरालिटी की बात उस वक्त करें कि जब आप फॉरेन हॉस्टाइल फोर्सेस के साथ मिलकर पाकिस्तान के इंतखाबात का नतीजा ना तब्दील कर रहे हो। इसके अंदर वो अर्दोगान और पुतिन वाली सख्ती नहीं है, इसके अंदर ट्रंप वाली है, इवन नरेंद्र मोदी वाली सख्ती नहीं है। ये दलेर लोग, इन्हें अपने मुल्कों के लिए, अपने मफादात के लिए दलेर है, जालिम है, सफाक है, लेकिन दलेर। इंडिया हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता, इंडिया कश्मीर को छोड़ने को तैयार नहीं है, और अब इंडिया ने जो इनडायरेक्ट नॉन काइनेटिक वार, हाइब्रिड वार और पॉलिटिकल हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, स्पेस के अंदर आके जो आपकी उसको इंट्रूजन करने, ये शुरू किए हुए, तो अभी इनडायरेक्ट वार के ऊपर आ रहे हैं जिसका हमने मुकाबला करना है। इंडिया इस वक्त थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़ चुका है, फ्रांस और ब्रिटानिया को पीछे छोड़ चुका है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को। ये पूछेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो दिन ब दिन इंडिया इतना आगे जाता जा रहा है, इतनी तरक्की करता जा रहा है, हर फील्ड में आगे जाता जा रहा है, और अब तो इकोनॉमी में उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है और सेकंड नंबर। नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत इख्तलाफात होंगे, आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, बट स्टिल वो एक विजनरी बंदा है और उसने इंडिया को वाकई जो है वो एक न्यू हाइट्स पे लेके। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया, ये पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट है वो हमेशा यही काउंट करते रहेंगे कि भाई इंडिया पहले 10वीं बड़ी इकोनॉमी था, उसके बाद 9, 8, 7, 6 और 5वीं इकोनॉमी बन गया है। आने वाले दिनों में जर्मनी, जापान को पीछे छोड़कर थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा। लेकिन हमें जो है ना इंडिया के खिलाफ जिहाद करते रहना है। लेकिन कई सारे पत्रकार ऐसे भी है, कई सारे लोग पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे भी है, हालांकि उनकी जो संख्या है बहुत कम है, वो कहते रहते हैं कि भाई हमें यहाँ से इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छे होते तो पाकिस्तान को ये चाइना या फिर यूएई या फिर जो कहे कि अमेरिका की जरूरत ना पड़ती। उनको आज अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ वो रिलेशन में होते तो इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान का जो भी सामान वो प्रोडक्शन करते होते वो पूरा का पूरा खपत हो जाता इंडिया में और अच्छे खासे बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तानी बैठे बैठे कमाते। लेकिन ये चीज ना ही आज पॉसिबल है, ना ही पिछले दिनों थी और आने वाले भी कुछ सालों के अंदर होती हुई दिख नहीं रही है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़ चुका है, फ्रांस और ब्रिटानिया को पीछे छोड़ चुका है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को पीछे छोड़ चुका है, और अब बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत ही उसने ऐसा किया है और उसके साथ हमारा मुत्तफिक होना जरूरी है। हम समझते हैं कि मोदी का दौर जो है वो हमारे सामने। इंडिया है, उसने इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे जो है वो आ गया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, इसकी मेन रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं। इंडिया लीड कर रहा है टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में, उन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव्स आइडियाज़ को लेके आया है। और मार्केट ट्रेंड्स को देखें तो इकोनॉमी में उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो मेरा ख्याल है ये बेसिक रीज़न यही है कि उन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड अपने एरियाज़ को, अपने सर्कल को वाइडन किया है, ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि इकोनॉमी में, पॉलिटिकल सेक्टर में डेमोक्रेसी नंबर 1 कंसिडर किया जाता है इंडिया को। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो यही होती हैं कि मैसेज को आगे लेके आया जाए और उनको फैसिलिटेशंस दी जाएं। तो मेरा ख्याल है कि यही इसकी रीजंस हैं जिस वजह से इंडिया ने जापान को लीड किया। इंडिया ने इकोनॉमी में ट्रिलियंस को टच कर लिया है, और आपको ऐसी क्या वजह लगती है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर इंडिया को ऑफर करवा रही हैं?
उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। जैसे हम डिफरेंट अफेयर्स में देखें तो इंडिया ने एक छोटे छोटे सेक्टर्स को प्रमोट करना शुरू किया है और मुख्तलिफ कंट्रीज को इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्ट तो वो कर रहा है। ऐसी क्या वजह है कि हर बड़े से बड़ा और इंटरनेशनल इन्वेस्टर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहा है? देखिए, इंडिया जो है ना बेसिकली वो एक बड़ा मुल्क है। अगर आप उसको इन कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा मुल्क है। वहाँ की इकॉनमी बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है। और अगर देखें, नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत इख्तलाफात होंगे, आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, बट स्टिल वो एक विजनरी बंदा है और उसने इंडिया को वाकई जो है वो एक न्यू हाइट्स पे लेके गया है। और इसकी मिसाल हमारे सामने पिछले 4-5 सालों में नजर आता है। तो जब आपके प्राइम मिनिस्टर ही करप्शन में बैंकरप्ट पाए जाते हैं तो फिर इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में कैसे आते हैं? अच्छा लग रहा है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो यानी कि उनको मिल रहा है, कुछ तो जा रहे हैं वो लोग। अगर वहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज वगैरह, तो इसलिए वो जा रहे हैं। अब हम नहीं उनको वो प्रोवाइड कर रहे तो वो हमारी गलती है। अब हम बचपन की तरह वो नहीं करते, घर वालों ने बताया हुआ कि इंडिया गलत है तो गलत है। अगर वो कहीं पर अच्छे हैं तो फिर वो हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो सही है। पाकिस्तान के 3 दरिया बिके प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम में, पाकिस्तान टूटा प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम में। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, क्लाशनकोव माफिया, ड्रग माफिया आया प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये हुआ कि पाकिस्तान के आदमी उठाकर ग्वांतानामो में भेजे गए और डायरेक्ट उसके पैसे वसूल किए गए। और ये भी उसी दौर में हुआ और अपनी ही सरजमीन में कुछ तो खून का सिलसिला शुरू किया और पूरे पाकिस्तान में एक खतरनाक सूरत हाल पैदा की, जिसके नतीजे में 70-80 हज़ार लोग जो अपनी जानों से गए। वो ये है कि इंडिया ने अपने आप को सॉफ्ट स्किल्स में बहुत डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल, आप इस वक्त गूगल का करंट जो है वो देख लें, सीईओ देख लें, वो सुंदर पिचाई। उसके अलावा उनका साइज ऑफ मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है। तो उनकी जो बिजनेस एक्टिविटी, आप तो इकोनॉमिक ग्रोथ या उनकी ओवरऑल साइज को कंपेयर करें तो फिर तो जापान उनसे कहीं छोटा है। और इंडिया अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो एक बहुत बड़ी जो है ना वो स्टेट रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिसोर्सेज एज वेल। उसके अलावा अगर आप बात करें तो वो ये है कि इंडिया ने जो रिसेंटली बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल पूरी जो है वो यूएई आप देख लें, पूरी अरब वर्ल्ड देख लें, मिडल ईस्ट, उसके अलावा अफ्रीका, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक रीच है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और इन कंट्रीज़ ने इंडिया के साथ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो हैं वो पैक्ट किए हैं। एक ये रीज़न है। फिर उनके इंस्टीट्यूशंस भी कंट्रीज हैं, ज़्यादातर जो इनकी जितनी भी इन्वेस्टिंग की कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। मेरे नज़दीक इसकी वजह यही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है मेरे नज़दीक इसकी एक वजह। क्योंकि आप जितनी भी बड़ी कंपनीज की बात कर लें वो पाकिस्तान के बजाय इंडिया में वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। आप देख लें, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी यूनिवर्सिटी इंडिया में ही बनाई थी। और उसके अलावा जो सेकंड बिग ऑप्शन है वो चाइना का आ जाता है इस रीजन के अंदर। तो मतलब बिगेस्ट ऑप्शन तो चाइना ही है। अब इकोनॉमिक वार की वजह से लोग चाइना को किसी कम नीचे जाना चाह रहे हैं, तो इंडिया इज़ द बेस्ट चॉइस आई थिंक। क्योंकि एक तो पाकिस्तान में एक कर्जों की वजह से और पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो इस वजह से लोग आई थिंक इंडिया की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम हमेशा से ना शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हम कभी भी एक चीज़ को ना सही तरह लेके नहीं जाते, सही तरह चलते नहीं है। इवन कि हम अपनी पढ़ाई में भी देख लें तो भी सही तरह नहीं चलते, इसलिए हम लोगों को डिच कराने के चक्करों में लगे रहते हैं। जितने भी ममालिक हैं, 300 ममालिक है, उसमें से हमारे मुल्क को जानता कौन है? 50% भी नहीं जानते हमारे मुल्क को। पाकिस्तान का नाम कहीं लेना पसंद नहीं करते। हाँ, क्यों? इसी वजह से कि वो सब समझते हैं कि ये पासपोर्ट ही जो हमारा वही नहीं, जब देखते हैं तो उसी वक्त दूर फेंकते हैं कि इसलिए कि हमारे मुल्क के जो शिकस्त खुर्दगी की एक तारीख है वैसे कश्मीर के इशू के ऊपर, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हम पीछे हटें। इंडिया हमारे से बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी फौज हमसे ताकतवर है। आयरनी है, बेहिसी है, बेबसी है हमारी। नारे लगाते हैं टीपू सुल्तान के और बने हुए आप बहादुर शाह जफर हैं। हम भीख मांगते हैं बाहर से, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? फ्यूल हमारे पास होता नहीं है। यार 10-12 हजार हमारे शहीद हो जाते, मैक्सिमम क्या होना था? इससे यकीन करें। और वो वैसे भी तो कोरोना से मार ही रहे हैं ना भट्टी साहब। और
नमस्कार दोस्तों। अब कई सारे पाकिस्तानी कमेंटेटर ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इंडिया हमसे बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम डिवीजन करें कि आर्मी के, अगर आप जो थल सेना है उसकी बात करो, अगर हम एयरफोर्स है उसकी बात करो, अगर नेवी है उसकी बात करो, एक्सपेंडिचर है जो हथियारों के पीछे अगर उसकी बात करो, अगर पूरे देश की पॉपुलेशन है उसकी बात करो, अगर विस्तार वाइज जो कंट्री उसकी बात करो, हर क्षेत्र में इंडिया बड़ा है। लेकिन पता नहीं ये जिहाद वाला जो क्राइटेरिया है ना वो हमेशा चलता रहता है। हालांकि अगर आप पिछले कुछ सालों से अगर देखो तो पाकिस्तान जो है कश्मीर के मामले में स्टेप बाय स्टेप नीचे आता जा रहा है। और अब सिचुएशन पाकिस्तान की ऐसी है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई खुद की जो सिचुएशन है वहां पर सर्वाइव कर जाए तो ही ठीक है, कश्मीर का मामला फिर कभी हैंडल कर लेंगे। और इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि इंडिया यहां पर अटैक कर देता है ना तो पाकिस्तान की जम के हो जाएगी। मतलब हमें ये काउंटर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान जहां जहां से न्यूक्लियर हमला कर सकता है वहां वहां हमें काउंटर करना पड़ेगा। अदरवाइज यहां पर अगर इंडिया ने हमला कर दिया ना तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहां पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। शिकस्त खुर्दगी की एक तारीख है वैसे कश्मीर के इशू के ऊपर, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हम पीछे हटें। जी, कश्मीर का जो इशू है ये सन 47 से चला आ रहा है और इसमें कोई एक चीज नहीं, इसमें बेशुमार और चीजें भी इसके साथ शामिल हैं। इंडिया हमारे से बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी फौज हमसे ताकतवर है, हर चीज है। लेकिन अब इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो में देखा जाए तो जो भारत की सिचुएशन है वो बड़ी इस वक्त ऐसी है कि हमें बुलंदो बाला दावे करने के बजाय हमें अपने आप को देखें, बड़ा आसान है हम फौजें या सिविलियंस को कश्मीर में एंटर कर दे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? फुल फ्लेज वॉर होगी, इंटरनेशनल प्रेशर होगा। हमें अपने आप को पहले मजबूत करना, हम आपस में तो एक दूसरे के साथ हम जो है वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, दूसरे हैं इकोनॉमिक, हम भीख मांगते हैं बाहर से, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? फ्यूल हमारे पास होता नहीं है, कार्टेल्स यहाँ पे हैं, माफियाज यहाँ पे हैं। पहले हम अपने आप से लड़ लें, उसके बाद फिर हम जो है अपने से कई गुना बड़े मुल्क के साथ लड़ेंगे। असलान भट्टी साहब, ये अब तो चीनियों ने वैसे इस अगर पूरी जंग में देखें तो उनका रुख हमारी तरफ नहीं है, वो चाइना के लिए दुआएं कर रहे हैं। रही साहब, बिल्कुल जब बात यह है कि आप कितने नोहे कितने मरसिए मजीद पढ़ेंगे, उन्होंने तो देखें अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते ना कश्मीरियों की, तो उनका हम बैक बाइटिंग या उनकी पीठ में छुरा मत घोंपें, तो छोड़ दें। हम सिर्फ दावा ही कर रहे हैं आज तक। अब कश्मीर का मामला जो है वो इस हुकूमत पे अगर होता तो उन्होंने तो अपोजिशन पे डाल देना था कि ये भी उन्होंने किया हुआ है। इनकी सीरियसनेस का तो ये अंदाजा लगा लें कि इनके अपने बयान जो है वो नहीं मिलते हैं। अभी परसों की बात है कि वो जो हादसा हुआ है, जो बड़ा सान्या हुआ है हमारा, कि वो स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्द घुसे, उनको मारा गया, उसको आप देख लें कि कौमी असेंबली में बयान आया वज़ीर आज़म साहब का कुछ, और उसके बाद अगले दिन जो स्टेटमेंट आई वो कुछ और थी कि जी वो तो अफगानिस्तान से हुआ। वो कहते जी रॉ ने किया, वो कहते जी अफगानिस्तान ने किया। एक उन्हीं का वजीर साहब फरमा रहे हैं। तो जहां पे ये हालत हो रही साहब, देखें कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारा उनसे खून का रिश्ता भी है, हमारा उनसे दिल का रिश्ता भी है। इस सबसे ज्यादा बेइज्जती और बेजमीरी ये है कि आलमी मीडिया में कहीं भी ये बात नहीं आई, कुछ भी नहीं हो रहा। हम वैसे तो फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे यूं उड़ते हैं जहाज से इधर को जाते हैं और यूं उड़ते हैं दूसरे जहाज से इधर को जाते हैं। उनको पता नहीं क्यों खौफ है इतना कोरोना का। अगर जिसने मरना है रईस साहब उसने मर जाना है, ठीक, उनको जाना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो 48 मुल्क हैं हमारे इस्लामी, उनको ही मोबिलाइज कर लें खुदारा, बाकी किसी को ना करें। बाकी तो सारे काफिर लोग हैं। चले मान लिया मैंने कि जी वो खाते हैं गोश्त दूसरा खाते हैं, वो हमारी तरह नहीं है, तो 48 लोगों को तो कर लें, ठीक है। आपके साथ तो कोई मेरे ख्याल 7 ममालिक भी नहीं खड़े होंगे अगर आप ये बात आज कर लें। तो ये मसला ये है रईस साहब के हुकूमत जिस तरह हमारे मुल्क के मसाइल हल कर रही है ना, उसी तरह उन्होंने कश्मीर का भी मसला हल कर दिया। बिल्कुल ठीक है। हम उनके कितने बंदे आके असेंबलियों में बोलते हैं, सारा दिन हम इंडियन मीडिया चैनल्स देखते हैं, ये यूट्यूब पे भी आते हैं, सारे आते हैं, लाइव देख लें आप। हम बड़े बने हुए हैं पाकिस्तान के सगे, हमने वो पट्टा बैठाया है। जिस दिन इन्होंने तकरीर की थी ना, मेरे उसी दिन ज़हन में था कि ये जनाब इनका ये उस दिन हमने इस प्रोग्राम में कहा था कि ये बेड़ा गर्क होगा, बेड़ा गर्क होगा। अब बड़े कल रात हमने देगें खोल दी, बिरयानियों की देगें, कि जी हमें 3 दिन की मोहलत मिल गई है। और अब FATF की तरह वो पूरी लिस्ट देंगे कि इस पे अमल करें तो फिर पाबंदी आपकी उठेगी। इसका बिल्कुल ऐसे ही है। इसका हुकूमत का ये है, माशाल्लाह इतनी अच्छी हुकूमत है। भट्टी साहब से मैं इस बात पे कम से कम एग्री जरूर करता हूँ। वैसे तो भट्टी साहब से मैं एग्री नहीं करता बहुत सारी बातों में, लेकिन इस बात पे करता हूँ कि जब से ये हुकूमत नेक नाम हुकूमत आई है, जिस चीज को इन्होंने हाथ लगाया या जिस चीज का नाम लिया नहीं, जिसका नोटिस लिया,
वही जिसका इन्होंने नोटिस ले लिया, नोटिस पता नहीं क्या लेते हैं ये, जिसका नोटिस लिया उस चीज का पट्टा बैठ गया, डालें शुरू कर लें। पेट्रोल, गंदम, आटा, पंजाब में आटा जो है आज 3 रुपए किलो महंगा हो गया। जी बिल्कुल ठीक है। वो लड़ाई हुई ना जी दो ग्रुपों के अंदर, तो एक जो ग्रुप का बंदा जो था वो उसके माथे के अंदर वो गोली लगी और वो फौत हो गया। तो उसके साथियों ने शुक्र किया कि अल्लाह का शुक्र है कि आंख तो बच गई है। कमेंट ही ऐड करना चाहूंगा कि ये आयरनी है, बेहिसी है, बेबसी है हमारी। 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है वो स्टैंड जो है वो कम्प्लीटली एक शिकस्त खुर्दा कौम का था। हमने उसको फ्रंट फुट पे आके इस मसले को ओन नहीं किया। हमने सिर्फ जुबानी कलामी और हफ्ते में एक दफा खड़े होकर आधा घंटा ये करेंगे वो करेंगे। बिलीव यू बी के कौमों की जिंदगी में वो जो डिफाइनिंग मोमेंट होते हैं, उस कश्मीर कॉज के जिसको हम अपनी पाकिस्तान की शहरा की कॉज आज तक कहते आए हैं, हमने अमलन साबित किया है कि जब मतलब वक्त क़याम आया उस वक्त हम सजदे में गिर गए। बिल्कुल ठीक है। मुमताज भट्टी साहब खड़े होते तो उसे ये जरूरत ना होती, मुमताज भट्टी साहब, फॉरेन ऑफिस की तरफ से या किसी और तरफ से हमारे वजीर खारजा बड़ी थूके फेंकते हैं मुंह से जब खिताब करते हैं, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया जी, दफ्तर खारजा की तरफ से भी नहीं आया। नहीं, दफ्तर खारजा की तर्जमान ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है रिजवान रईस साहब, लेकिन मामला अब स्टेटमेंट से आगे का है। देखें कितनी बड़ी एक तजाद है और आप कह लें कि कहने में और करने में। मिसालें आप देते हैं टीपू सुल्तान की और तगरल की जी, नारे लगाते हैं टीपू सुल्तान के, और बने हुए आप बहादुर शाह जफर हैं। ठीक है, मतलब देखें रिजवान रईस साहब, ये जो कि ये है तुम्हारा जो है वो असल चेहरा, जिस तरीके से ये कर रहा है। और हमारे लोगों के लिए तो ये एक तमांचा है कि यहाँ पे हम जुमे को एहतियाज करेंगे, ये करें, और जो करना है वो क्यों नहीं करते, किस बात का डर है और किस बात का खौफ है, और बढ़के क्यों मारते हैं। अगर नहीं कुछ कर सकते तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें, लेकिन शर्म नहीं आती है। और ये बहादुर शाह जफर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको देखें, मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं हमने डिप्लोमेटिकली ये किया, हमने ट्रंप को जाके ये कह दिया। ट्रंप इंतजामिया और अमेरिकन जो फोर्सेज हैं वो सारी स्टेटमेंट्स उनकी देख लें और उनकी सारी एक्टिविटी देख लें, वो तो इंडिया के हैंड इन हैंड खड़े हैं। तो आप उनकी खिदमत किस चक्कर में कर रहे हैं। वो शायद आज भी एक उनका ज़ुल्म खलीलजाद इधर कहीं फिर रहा होगा, मेरा ख्याल आया या आने वाला होगा। तो देखिए, आपको डिसाइड करना है, ये डिफाइनिंग मोमेंट आपके लिए है कि आप किसके खिदमतगार हैं, किसकी आप खिदमत कर रहे हैं, वो आपके साथ क्या कर रहा है। और फिर ये जो देखें, मैं तो आज भी कहता हूं कि इमरान खान आज डिसाइड कर ले जी ठीक कि ये जो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, इनकी मदद के लिए इन्होंने तो कश्मीरियों को नहीं जाने दिया, उनको ही जाने देते। 1.5-2 लाख बंदा वहां घुसना चाहता था, जाने देते। कितने मर या 10-12 हजार हमारे शहीद हो जाते, मैक्सिमम क्या होना था। इससे यकीन करें, और वो वैसे भी तो कोरोना से मार ही रहे हैं ना भट्टी साहब, और इसका कफारा इस गुनाह का हमें देना होगा। और ये किस कदर हम देंगे ये ठीक हो गया, वक्त बताएगा। और ये शायद फिर यहाँ पे नहीं होंगे जो इस वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब से वो खातून, वो कौन सी थी, वो बड़ी मशहूर हुई थी जो इनके कहने के ऊपर दफ्तर खारजा का जो पांव से दरवाजा संदल खटक और हरीम शाह को रिक्वेस्ट की जाए कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जाके उन्हें होश में लाएं और उनकी तवज्जो दिलाएं। इससे शुक्र। सोशल मीडिया पे वो गूंज रहा है कि ये मोदी के राज में इस्लामाबाद में मंदिर बनेगा, तो क्या मदीने की रियासत में आज तक कोई मंदिर दिखा सकते हैं? तो ये सारा कुछ खुद से हो जाता है या दानिस्ता कर रहे हैं या इंटरनेशनल लॉबीज को खुश करने के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ। और कैसे पाकिस्तानी अवाम का पाक पैसा जो हमारे टैक्स का पैसा है हम बुत परस्ती पे खर्च होने दें, ये बिल्कुल इस्लाम के भी खिलाफ है। और 2 कौमी नजरिया जो है हमारा पाकिस्तान ये चीजें बनाने के लिए नहीं बनाया था। नमस्कार दोस्तों। अब कुछ समय पहले इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बनाने की बात हुई थी। अगर आपको इस्लामाबाद के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वो कोई पहले सिटी नहीं था, उसको एक सिटी बनाया गया। और इस्लामाबाद में अभी जो पाकिस्तान का कैपिटल है, लेकिन पहले पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद नहीं था, शायद कराची था। ठीक है, तो उसको फिर उसके बाद ये सिटी जब डेवलप किया गया तो
आपको इस्लामाबाद ज्यादा डेवलप लगेगा, क्योंकि उसकी टाउन प्लानिंग की गई थी और एक अलग ब्लैंक जगह पर वहां पर एक सिटी बनाया गया। अब जरा सोचिए कि वहां एक ऑलरेडी कोई गिच सिटी है, तो वहां पर आपको चेंजेस करने बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन हाँ, जहां कोई सिटी है ही नहीं, वहां पर डेवलपमेंट करना बहुत ही डिजाइन वाला डेवलपमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो उसके बाद ये सिटी बनाया गया। अब यहाँ पर बात ये हुई कि भाई यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां पर ये जो कट्टर लोग हैं, जो मौलाना और मौलवी और ये सब कुछ आ गए, और जो थोड़ा भी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था ना मंदिर के बारे में, उसको रुकवा दिया गया। और इसके यहाँ पर तो डिस्कशन ये हो रहा है कि इस कैपिटल का नाम ही इस्लामाबाद में, और यहाँ पर आप बुत परस्ती करेंगे। मतलब इंडिया के अंदर अगर लाखों मस्जिद है, लेकिन वहां पर 2-4 मंदिर भी उनसे नहीं सहे जाते। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले जो इस्लाम की बुनियाद है ना, तो जितने भी अंबिया कराम आए वो दीन फितरत के मालिक, और इस्लाम जो है फितरी दीन है। तो हमारे दीन में बुत फरोश, बुत तराश और बुत पूज, ये तीनों चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की गई। तो पहला तो हमारा सवाल ये है कि जिस ये हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम ये मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इसको बनाने जा रहे हैं, पहले वो अपने नारे की तरफ देख लें जो उन्होंने स्लोगन दिया था, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और उनका नारा था सबसे पहले कि हम मदीने की रियासत बनाने जा रहे हैं। तो क्या मदीने की रियासत में आज तक कोई मंदिर दिखा सकते हैं? कोई तामनु अलल बिर्रि व तकवा वला तामनु अलल इस्मि वल उद्वान। सूरत माइदा में अल्लाह ने फरमाया कि तुम नेकी के कामों में तावन करो, बुराई के काम में आपने तावन नहीं करना। जहां तक मसला ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो जितने भी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी, और गैर मुस्लिम जितने इंटरनेशनल कानून है उसके मुताबिक हम उसकी इबादत की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तानी रियासत उनको हकूक देती है कि उनकी जो इबादत है, जहाँ माबद खाने हैं, उनको वो मरम्मत भी करते हैं। वहाँ तक तो इस्लाम इजाज़त देता है कि गिरजों की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की आप हिफाजत करें कि उसको कोई नुकसान न पहुँचाए, बशर्त के वहाँ के बासी जो अकलीती हैं वो पाकिस्तान के आइन को चैलेंज ना करें, पाकिस्तान के आइन को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ इस्लाम ये कहता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती को ख़त्म किया है। तो ये नारा ये था कि पाकिस्तान जो है इसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह की ज़ात है। तो आप आइन पढ़ के देख लें कि अल्लाह के नाम पे ये मुल्क जो मर्ज़ वजूद पे आया, इसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है। तो फिर यहाँ उसका शरीक कैसे हम खड़ा कर सकते हैं, और कैसे पाकिस्तानी अवाम का पाक पैसा जो हमारे टैक्स का पैसा है हम बुत परस्ती पे खर्च होने दें? ये बिल्कुल इस्लाम के भी खिलाफ है। और 2 कौमी नजरिया जो है, हमारा पाकिस्तान ये चीजें बनाने के लिए नहीं बनाया था। यहाँ तो एक अल्लाह की पूजा के लिए मुल्क खड़ा किया गया था। हिंदुइज्म अलग चीज है, मुस्लिम अलग है, ये 2 कौमें हैं। तो 2 कौमी नजरिया ही पढ़ ले तो वो भी बात वाजे कर देगा कि बुत परस्ती किसी तरीके पे भी हमें मंजूर नहीं है। जो उनके पहले माबद खाने इधर मौजूद हैं, मंदिर मौजूद हैं, वो उसमें अपनी इबादत करें। तो इस्लामाबाद में तो इलेक्शन कमीशन की मरदमशुमारी के मुताबिक भी जो उन्होंने अदाद शुमार दिए वो भी देख लें कि कितने को हिंदू वहाँ आबाद हैं। और जो कैपिटल पाकिस्तान में बनाया ही इसलिए गया जिसका नाम ही इस्लामाबाद है, वहाँ फैसल मस्जिद की मीनारों से अल्लाह की तौहीद के नगमे गूंजते हैं, और वहाँ ये लोगों को और उनकी अपनी गवर्नमेंट इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल फजूल में, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, एक मुतनाज़ चीज पे हाथ डाल रही है। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? हालांकि वो खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इसके साथ ऐड कर लें कि पहले इन्होंने जो कैबिनेट से मंजूर हो गया था वो तो हमने हाईलाइट कर दिया, जो कादियानियों को एक मेंबर को डाल दिया था बीच में अक़लीती कमेटी में। तो ये सारा कुछ खुद से हो जाता है, या दानिस्ता कर रहे हैं, या इंटरनेशनल लॉबीज को खुश करने के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ? देखे जी, जिसने इन पे खर्च किया है, इन्होंने फायदा तो देना है उनको, मगर हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है मजबूत हाथों में है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के खिलाफ हो। ये हमारे देखें, आपने जो PIA पे जो मसला बना है, खुद देख लें कि इन्होंने खुद सुल्तानी गवाह बनकर पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल एयरलाइन की जग अंसाई कराई। हालांकि वो अंदर बैठ के भी मसला हल हो सकता था, उसकी इंक्वायरी हो सकती थी सरसों की। इसी तरह
ये सोची समझी साजिश के तहत ये इस्लामाबाद में जो मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसके लिए इंडिया ने एक तराना भी भेज दिया है, सोशल मीडिया पे वो गूंज रहा है कि ये मोदी के राज में इस्लामाबाद में मंदिर बनेगा, तो हम इसकी कतन जो है महत्व भी नहीं करेंगे और बल्कि हम इसके बारे में सवाल ये पैदा होता है कि ये कहा जा रहा है कि ये नून लीग के दौर में इसकी मंजूरी दी गई थी। एक बात ये, दूसरा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये कह चुका है गालिबन 2017 में कि इस तरह के काम, उनकी रिकमेंडेशन थी कि ये काम किए जाए कि जो अक़लियतें हैं उनके लिए इबादतगाहों की तामीर और उनकी हिफाजत। और एक और बात बड़ी अहम ये कि जो जिस तरह गुरुद्वारा बना है, जी मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि ये करतारपुर है, जिस तरह इस तरह दीगर जगह हैं जो जिसको हम रिलीजियस टूरिज्म भी कहते हैं, तो उससे भी कमाई होती है ममालिक को, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इससे, जब ये सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान, तो क्या उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह की तामीर के लिए? देखें, कुरान मजीद में ये कहा गया है तावनु, नेकी के कामों में आपने तावन करना है। तो जब हमारा अकीदा है कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, तो जो उसके साथ शरीक खड़ा करेगा तो आप क्या उसका तावन कबूल कर लेंगे? क्या एक तौहीद के नाम पे जो ममलकत बनी है जिसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है, तो इसके होते हुए आप उसमें वो पैसा देखें भी आएगा कि जो गैरुल्लाह के नाम पे बुत परस्ती तो सीधा सीधा शिरक है, तो उससे अब जितना भी मुआवजा इनको मिलेगा टूरिज्म के तौर पे, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? तो अब तो मैं ये भी कहने लगा हूं कि आपने बोल दिया, मैं लफ्ज इसकी वजाहत कर दूं कि अगर नून लीग ने मंदिर की इजाजत दी थी तो खान साहब का तो नारा ये है कि मैं इन सब की पुलिसियां खत्म करके मदीने की रियासत बनाऊंगा, तो ये उनके नाम पे थोप दें कि मैंने उनका ये मंसूबा खत्म कर दिया है। और ये जो वाम में इंतशार फैल रहा है, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, खुदा के लिए एक जुमला इधर भी बोल दें, जैसे ये कहते हैं कि मैं लॉकडाउन के लिए खात्मे नहीं था, तो खुदा के लिए एक जुमला इसके लिए भी बोल दें कि नून लीग हक में थी, मैं हक में नहीं हूं। अब क्यों लोगों में कंफ्यूजन पाया जा रहा है? इसकी वजह है कि ये भी चाहते हैं कि जिस तरह वो अपने को बड़ों को खुश करते थे, अब इसके मतलब है कि ये भी अपने बड़ों को खुश करने के लिए ये मंदिर यहाँ तमीर करना चाहते हैं। लेकिन साहब जो सबसे अहम चीज है वो उस दिन इमरान खान साहब ने जो नेशनल असेंबली में तकरीर की, मैं तो उसको उसी बराए में लूंगा। उन्होंने पिछली दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पे ये इल्जाम लगाया कि ये अपने आप को मॉडरेट साबित कर, वहां जाके बाहर जाके अपने आप को लिबरल कहते थे कि हम लिबरल हैं, हम, और लिबरलिज्म का इन्होंने प्रचार करते रहे हैं ताकि गैर मुल्की अकाओं को खुश कर सके। जी आप हमें दें वरना अब खुद इमरान साहब अपने आप को ये कहते हैं कि रियासत मदीना का मॉडल है ये, हम रियासत मदीना के दुरुस्त है। मेरा मतलब ये है कि आप पिछली गवर्नमेंट्स को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उन पे लिबरलिज्म का लेबल भी लगा रहे हैं, खुद आप अपने आप पे रियासत मदीना का लेबल लगा रहे हैं, और उसके बाद आप इस्लामाबाद में गैर जरूरी तौर पर जहां पर हिंदू कम्युनिटी नहीं है वहां पर सरकारी खर्चे से रियासत मदीना के मॉडल के पास जो भी बजट है उसके जरिए से एक मंदिर बना रहे हैं। देने वालों को सोचना चाहिए। जो आप बात करें, आप करतारपुरा था, वहां पर पहले से बिल्डिंग थी, आप उसको जितना मर्जी रेनोवेट कर दें, फैसिलिटेट कर दें। आपने कहा कि मजहबी टूरिज्म, यहाँ पे बहुत पुराने मजहबी जो हैं वो है इबादतगाहें हैं, आप उनके लिए फंड्स दे दें, उनको बेहतर कर दें, ठीक है। लेकिन एक इस्लामिक स्टेट जिस तरह से लामा बंदी साहब कह रहे हैं, मेरे नजदीक अगर रियासत मदीना का मॉडल देखूं, खिलाफत राशिदा का मॉडल देखूं, किसी इस्लामी स्टेट में इस तरह से बुतों की को इस तरह रियासती सरपरस्ती में तामीर एक और चीज है और हिफाजत उनकी करना ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इनको आप अलग रखें, इनको आप इनमें गड़बड़ ना करें, ये डिफरेंट चीजें हैं। इस्लाम ये जरूर कहता है कि जो उनकी मजहबी मुकामात हैं, अच्छा, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, लेकिन ये कहीं नहीं कहता कि हुकूमत जो है वो खुद मजहबी मुकामात उनके क्रिएट करती जाए, बनाती जाए। हाँ, अगर थी तो आप, अगर जमीन थी तो आप उनसे कहते कि ठीक है भाई बना लो, वहां पर खुद जाके बना लो, वहां पर बनाना चाहते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि स्टेट खुद वहां पे मंदिर बनाए। सिर्फ कर्जे 11, 12, 20 अरब डॉलर के चक्कर में हम जमीन पे लेट जाए और सब कुछ चाइना को दे दें, तो सही वही बात होगी जो कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा था कि हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने होटलों पे खाना खिलाएंगे और ये पूरा रीजन चाइना टेक ओवर कर लेगा। देखिए, इस बात मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ जी कि पाकिस्तान
5th जनरेशन वॉर को हार रहा है। वो इतनी शर्मनाक और खतरनाक है कि हमें अगले 50 साल के लिए मकरूज कर गए, गुलाम बना गए। सीपेक जैसे एक मंसूबे के तहत डेवलप किया था और चाइना और श्रीलंका कर्जा नहीं अदा कर सका, तो चाइना ने टेक ओवर कर लिया श्रीलंकन पोर्ट को। नमस्कार दोस्तों, अब अगर आप देखो ना आज की सिचुएशन में, मतलब सीपेक तो कम्प्लीटली बंद होने के कगार पर है, लेकिन अगर आप देखो ना तो सीपेक के बारे में कई सारे पत्रकार ऐसा कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि जैद हामिद जो कि कट्टर है, एंटी हिंदू है, एंटी इंडिया है, एंटी मोदी है, वो भी एक कहने पर मजबूर हो जाता है कि भाई चाइना हमारा दोस्त है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम चाइना की आवभगत कर रहे हैं, जिस तरीके से चाइना को हम पूरा का पूरा पाकिस्तान का एक्सेस दे रहे हैं, ये सीपेक अगर बंद ना हुआ होता तो पाकिस्तान के लोग गुलाम हो जाते। वहां पर ढाबे खोलते, पंचर बनाते, चाइनीज लोग निकलते, वहां पर अपने पंचर बनवाते, वहां पर खाना खाते, मौज मस्ती करके चले जाते। मतलब जो भी उनके पूरा का पूरा जो एक्सक्लूसिव जोन था, उसका पूरा का पूरा हक जो था, वो शायद चाइनीज लोगों के पास ही रहता। हालांकि आप सबको पता है कि इमरान खान ने आखिर में सीपेक पर ऑडिट लगाकर ताले लगवा दिए, और जिस तरीके से चाइना चाहता था उस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ, तो आखिरकार चाइना को अच्छा नहीं लगा और ज्यादातर प्रोजेक्ट्स सीपेक या फिर सीपेक के अंडर में जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसको बंद कर दिया गया है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबा कहा जा रहा था, आजकल कंट्रोवर्सी की जद में है। और आप मुझे खासतौर पर यह बताइएगा कि ऐसे मौके पर जबकि अभी तानवी अखबार के जो दावे हैं कि सीपेक मंसूबे के हवाले से हुकूमत वक्त अब नजरसानी करने जा रही है और चीन इस पर मुत्तफिक है, आपकी क्या राय है? जो असल इशू है कि सीपेक हमारे लिए दो धारी तलवार है। एक तरफ तो इशू ये है कि तमाम दुश्मन ताकतें इसको रोकना चाहती हैं, जिसकी वजह से एक पेट्रियोटिक सेंटिमेंट है कि हर हाल में सीपेक को बनना चाहिए। मगर दूसरी जानिब सीपेक की जो शराइत तय की गई हैं वो उस हुकूमत ने तय की है जिसने एलएनजी का स्कैंडल तय किया था, जो उससे पहले आईटीपी के पावर प्रोजेक्ट्स जिन्होंने लगवाए थे, और सारी टर्म्स सीक्रेट हैं। अब चाइनीज जिस तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, ये कंसर्न की बात है। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं वेस्टर्न या वेस्टेड इंटरेस्ट पे काम कर रहा हूं, लेकिन जब एक पेट्रियोटिक सेंटिमेंट भी यही है कि आप सीपेक की टर्म्स एंड कंडीशंस पहले डिफाइन करें। पहले ये कहा गया था कि वो सिर्फ ट्रांजिट रूट होगा, $1.4 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट उन्होंने पाकिस्तान से करनी है, तो एक रोड रूट तो वो इस्तेमाल करेंगे ही। लेकिन फिर जब पता लगा कि इसमें टर्म्स कुछ ऐसी भी हैं कि दे वांट टू टेक ओवर द एग्रीकल्चर, बड़े बड़े स्केल ऑफ लैंड बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर के लेना चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वो खरीद चुके हैं कराची का पूरा। इसके बाद सीपेक के अंदर इन्होंने मेट्रो को भी सीपेक में डाल दिया। तो अब इतनी कंफ्यूजन है सीपेक पे कि एक्चुअली सीपेक की तमाम टर्म्स को रीनिगोशिएट करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ खासतौर पर इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से जिन खदशात और खौफ का इजहार, अब सवाल यह है कि पहले हमें हमेशा पूरी पाकिस्तानी कौम को कहा गया कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे ग्रांट एक ग्राटेक्स से तोहफा दे रहे हैं हमको, ताकि पाकिस्तान डेवलप हो और उसके बाद उनका $1.4 ट्रिलियन साल की ट्रेड उनकी यहां से गुजरे। लेकिन अब हमें पता लगा कि ये तो कर्जा था सारा जो हमें अदा करना है, इसमें कोई भी ग्रांट नहीं थी। और यही मैं कहूँ कि सारी आज तक किसी को भी पाकिस्तान में सीपेक के प्रोजेक्ट्स की टर्म्स नहीं मालूम है। दिस इज द डेंजरस पॉइंट। अच्छा, और अभी चाइना, अभी आपको मिसाल दें, श्रीलंका में एग्जैक्टली यही केस हो चुका है कि श्रीलंका ने अपनी पूरी एक बंदरगाह गवादर जैसी जो है वो चाइना के हवाले कर दी, कि जिसको चाइना ने सीपेक जैसे एक मंसूबे के तहत डेवलप किया था, और चाइना और श्रीलंका कर्जा नहीं अदा कर सका, तो चाइना ने टेक ओवर कर लिया श्रीलंकन पोर्ट को। जबकि पब्लिक में जो बातें सामने आ रही है वो हमें खौफजदा कर रही है। हमें ये कहा जा रहा है कि 91% प्रॉफिट गवादर के चाइना को जाएंगे और 9% सिर्फ गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास आएंगे। अगर इस तरह की टर्म्स हैं, then this is a sell off। अच्छा जैद साहब, अब मुझे जरा फाइनल एक कमेंट आप ये कीजिएगा, ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है और खास तौर पर इस एक कंफ्यूजन का बराह रास्त फायदा उन तमाम एंटी पाकिस्तान जो पावर्स हैं उनको होगा, ममालिक हैं उनको होगा, अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी हुकूमत को इस तरह की एटलीस्ट कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करने की जरूरत है? इतने लोग इस वक्त नई हुकूमत में आए, इनमें किसी को भी डिप्लोमेसी का तजुर्बा नहीं है। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी एक पुराना है जिसने थोड़ा बहुत वो एक टेन्योर गुजार चुका है। बाकी सारे के सारे इनको कुछ नहीं मालूम है कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या हो रही है, साइऑप्स क्या है, डिसइंफॉर्मेशन पाकिस्तान के खिलाफ क्या चल रही है, 5th जनरेशन वॉर किसे कहते हैं।
इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एक रोड के हवाले से ही हो रही है, एक राहदारी देने के हवाले से ही हो रही है, तो एटलीस्ट इसका खैर मकदम तो करना चाहिए। अब जिस तरह के वाकयात बच्चियों की शादियों के और उनको चाइना ले जाकर उसके बाद उनको जिनसी तौर पर इस्तेमाल करने के सामने आए हैं और पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह से उनको हाईलाइट किया है, अगर इस तरह के वाकयात इंडिया में चाइना जाके करता या उनका कोई अलाई करता तो इंडियन मीडिया इस तरह हाईलाइट कर रहा होता। हामिद साहब, देखिए जमील, बात यह है जी कि एस्टिमेट ये है कि 1 करोड़ चाइनीज पाकिस्तान में आकर सेटल होंगे सीपैक रूट के ऊपर अगले 5-6 साल 10 साल के अंदर जी। 1 करोड़ चाइनीज। क्या उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे इस्लामी माशरे पे, कंजर्वेटिव माशरे पे इसके असरात क्या पड़ेंगे? बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे। ये बात तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोज़। आप कुत्ते खाएंगे, बिल्लियां खाएंगे, सुअर खाएंगे, फिर वो आपका जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो तबाह कर देंगे, वो भी खत्म हो जाएगी। तफरी का है ना जी, तो आपको यही बात के इल्लामा इकबाल ने जो बात कही थी, इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बात यह कि हम अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, अपने ऑनर, अपनी गैरत, अपनी तहजीब तो नहीं फरोख्त कर रहे हैं 10 अरब 15 अरब डॉलर के लिए, इसलिए कि चिनिया अपनी सामान ले जाके बेच सके गवादर के जरिए। हमको अपनी शराइत, अपनी मर्जी की तय करनी और सिंपल रूट दें उनको, जैसे कहा कि सिंपल सीधा सीधा रूट दें कि जी आप अपने ट्रक लेके यहां से यहां चले जाएं, फैक्ट्रीज जो आप लगाएंगे यहां पर वो पाकिस्तानी टेक्निकल टीम होंगी, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और हमारी बाकी इसके अलावा इनको स्टॉक एक्सचेंजेस और ज़राअत और एग्रीकल्चर और हमारी पावर यूटिलिटीज और हमारी पावर जनरेशन, हमारी एजुकेशन, ये सब इनके हवाले करने की जरूरत नहीं। और इसके लिए जाहिर है चूंकि शराइत खतरनाक है, जब भी खुफिया रखी गई है, वरना पब्लिक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, पब्लिक क्यों नहीं करते आप? और सीपैक अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते? सीपैक अथॉरिटी का मतलब है कि उसके अंदर आर्म फोर्सेज के, ISI के, कोस्ट गार्ड के, हाईवे अथॉरिटी के, पोर्ट, कराची पोर्ट, पाकिस्तानी पोर्ट्स के, सब इदारों के नुमाइंदे हों ताकि वो मिलकर एक नेशनल प्लान बनाकर चाइना से नेगोशिएट करें। अभी खुफिया तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर पिछली हुकूमत का या इस हुकूमत की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो डील कर रही है, ये फिर शक पैदा करती है। और जो चीजें सामने आ रही हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि परेशान कौन है। इमरान भाई, क्या रहा है फाइनल कमेंट, 5th जनरेशन वॉरफेयर। सिर्फ कर्जे 11, 12, 20 अरब डॉलर के चक्कर में हम जमीन पर लेट जाए और सब कुछ चाइना को दे दें, तो सही वही बात होगी जो कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा था कि हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने होटलों पे खाना खिलाएंगे और ये पूरा रीजन चाइना टेक ओवर कर लेगा। पाकिस्तान बहुत बड़ी ताकत है, 5वीं 6ठी पावर बनी चुके हैं। भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को सुपर पावर बना ले। उनकी जो डिजाइन है वो बड़े हैं। हिंदुस्तान का नुक्ता नजर ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर शामिद कुरैशी भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान पहले 2 दफा उसने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। दूसरा, भारत इस वक्त जो है चीन के सामने खड़ा है। तो आप ये देखिए कि दोनों 62 में और था, 2020 में और है। दोनों वक्तों में बहुत फर्क है। दुश्मन आमने सामने वही पुराने हैं, लेकिन ठीक है गालिब साहब, आपकी बात नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया खुद को ये मतलब एक सुपर पावर बनाना चाहता है। अब हम कोई सुपर पावर बनना नहीं चाहते, हम खुद को स्ट्रांग करना चाहते हैं। और खुद को स्ट्रांग करने की प्रोसेस में अगर मान लीजिए कि इंडिया सुपर पावर बन जाता है तो वो बात अलग है। इंडिया आसपास के जितने भी कंट्रीज है, वो पहले था ना कि एक सिचुएशन हुआ करती थी कि चाहे वेस्ट हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे चाइना हो, जैसा कंट्री अगर मान लीजिए कि इंडिया के खिलाफ कुछ बोलता था तो इंडिया कोई रिस्पॉन्स करता ही नहीं था। इवन मनमोहन सिंह की सरकार तक ऐसा होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2014 के बाद सब कुछ चेंज हुआ और अब जो है वो इंडिया, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर देख लीजिए, चाहे अमेरिका को जवाब देना हो, चाहे रशिया को जवाब देना हो, चाहे कनाडा को पछाड़ना हो, ये सारी सिचुएशन में इंडिया खुल के बोलता है। और वही चीज पाकिस्तान को पसंद नहीं आती, क्योंकि पहले क्या था कि अमेरिका का खुला सपोर्ट था पाकिस्तान को, और जब कभी भी कोई सिचुएशन होती थी पाकिस्तान के चढ़ाव में आकर अमेरिका जो है वो इंडिया को भला बुरा कहता था और हमको सुनना पड़ता था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी कुछ बोल नहीं पाता, और यही सिचुएशन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी पत्रकार या फिर पाकिस्तानी मीडिया को अच्छी नहीं लगती कि इंडिया इतना इंडिपेंडेंट हो कैसे सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। गालिब साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस निचली सतह पे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के तल्लुकात जा चुके हैं, हर वक्त लगता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट को जो नाम कॉन्फ्लिक्ट होगा,
सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान रोजाना धमकी देता है, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप भी खत्म हो रहा है। जिस तरीके से आप देख लें डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कम कर दी गई है दोनों तरफ से। आप किधर ताल्लुकात को जाता हुआ देखते हैं? आपके ख्याल में कोई नई बिगिनिंग बन सकती है? बाहर से इंटरवेंशन को हो नहीं रही, आपके ख्याल में बायलैटरली कोई चीज मसला हल नहीं हो रहा, तो ये आपके ख्याल में किधर जाएगा मामला? हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ जाएंगे? एहतशाम साहब, ये जो है ना, ये सिर्फ रीजनल या बायलैटरल मामला नहीं है। इस वक्त भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। आप ये देखें कि भारत में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने के लिए आज से कुछ बरस पहले जो उन्होंने एक फोर्स बनाई थी, क्वाड्रिलेटरल फोर्स। भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को सुपर पावर बना ले। उनकी जो डिजाइन है वो बड़े हैं। देखिए, मुझे तो जो नजर आता है जी, अगर इस बरस इलेक्शंस अमेरिका में ना हो रहे होते और आज से 2 बरसों के बाद होते या 3 वर्षों के बाद होते, तो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत तेजी के साथ फैलने के अमकानात थे। मैं इस रीजन में खतरे को बढ़ता हुआ नहीं देख रहा, जो कि भारत और चाइना का एरिया है, या भारत और मकबूजा कश्मीर का एरिया है। ईरान में मुमकिनात है कि जी ये आइंदा इलेक्शन से मजीद करीब तक जब होंगे तो इसमें हालात खराब हो जाएं। ठीक है, खालिद साहब ने बात की कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त अमेरिका, तो फिर अमेरिका सामने स्क्रीन पर आकर बार बार सालिसी की पेशकश कर रहा है, क्या फायदा हुआ? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी अहम है इस हवाले से। जिस तरह खालिद साहब ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, उनको नवंबर में जो उनका दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन हो रहा है, वो पूरी उनकी कोशिश है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। कोविड-19 के कॉन्टेस्ट में उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बड़ी जबरदस्त तरीके से नीचे गया है। तो अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात रखना चाहता है। हिंदुस्तान से मामलात उनका कमर्शियल और ट्रेड रिलेशन उनके बहुत ज्यादा अहमियत वाले हैं। उनको बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी सबसे बड़ी वो है, जमहूरियत है। लेकिन जिस तरीके से उनके बिजनेस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको मजबूर करते हैं कि उस तरफ जाएं, हिंदुस्तान से ज्यादा ताल्लुकात रखें। ठीक है, ओवर द ईयर्स मामलात हमारे उनके साथ इतने अच्छे नहीं रहे। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी हिंदुस्तान के साथ ज्यादा गहरी है हमारी निस्बत। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। अब सवाल यह है कि इस सारे मामले में अमेरिका एक्टिवली क्यों नहीं सामने आता, क्यों नहीं फोर्स करता हिंदुस्तान को? कह तो दिया 2-3 दफा, लेकिन साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी कहते हैं कि जी अगर हिंदुस्तान मानेगा, कहेगा, तो फिर हम सालिसी के लिए तैयार होंगे। उन तो कहते हैं दोनों पार्टियां में अमेरिका ये कहता है, लेकिन हिंदुस्तान मना कर देता है। वो कहते हैं जी हमने नहीं करना, ये हमारा मामला ऐसा है कि हम बायलैटरली दो तरफा तौर पे हल करेंगे। हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर शामियत कुरैशी भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी पूरी तैयारी है। सब लोग कहते हैं कि हम ऐसे नहीं बैठे हुए। आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है गालिब साहब कि ये कितना पोटेंशियल थ्रेट पाकिस्तान के लिए हो सकता है? तो हिंदुस्तान पहले 2 दफा उसने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, आपके ख्याल में आपको लगता है कि कुछ करेगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ? देखिए, एक चीज अगर आप भारतीय जहन से सोचे ना, तो आपको बहुत चीज क्लियरली नजर आनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो जरूर इस किस्म के कोई एक्टिविटी करने का सोच रहा होगा इस वक्त, कि वहां से कुछ लेके जब टेबल पे बैठ के गुफ्तगू की जाए तो तब हम एक बेहतर पोजीशन में हो। बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है भारतीय एक्टिविटीज को, और बिलखसूस हमें भारत के मिसाइल प्रोग्राम और भारत की एयरफोर्स की जो मूवमेंट्स है एयर बेसिस पे, उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है कि वो क्या कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस गैदरिंग जितनी भी वहां से हो रही है, हमें पाकिस्तान में जितना पता चल रहा है उसके हिसाब से डेफिनेटली कुछ ना कुछ पक रहा है न्यू दिल्ली में, कि वो सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह पे आप क्या देखते हैं कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया जो भी कहते रहे हैं, हिंदुस्तान को तो लगता है कि बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं शायद मिलती रही है एक जमाने में। अभी आप क्या देखते हैं कि उनका कंसर्न क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पे दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो सारी दुनिया डिस्टेबलाइज होगी। आपके ख्याल में उनका रोल क्या बनता है, और वो क्या वाकई चाह रहे हैं कि इनके ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से कुछ मामला ठीक किए जाएं? नहीं, वो आपको अमेरिका कभी भी ये नहीं करेगा जी। मैंने एक दफा एक पहले प्रोग्राम में, मुझे याद नहीं, शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि अमेरिकी सालसी की पेशकश जो है ना, वो बिल्कुल एक होम्योपैथ मेडिसिन की तरह है। अगर वो आपको नुकसान नहीं देती तो फायदा भी नहीं देती। तो अगर जस्ट टेक इट लाइक दैट, उससे ज्यादा कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं है।
वो सिर्फ एक सफारती गिमिक्री है, जिसके तहत वो लोग जो है कि दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम हालात एक खित्ते में जहां की दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, हम बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। करेंगे कुछ नहीं, ये जो भी करेंगे वो भारत की एमा पे करेंगे, और जो कुछ करेंगे भारत की सपोर्ट में करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि भारत, एक तो पहली बात जो आपने भी पहले प्रोग्राम के शुरू में कही थी, एक बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए और वेस्ट के लिए। दूसरा, भारत इस वक्त जो है चीन के सामने खड़ा है। तो आप ये देखें कि दोनों 62 में और था, 2020 में और है, दोनों वक्तों में बहुत फर्क है इस वक्त। लेकिन जो हालात थे ना, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स चल रही थी और जो बिलखसूस रीजनल पॉलिटिक्स चल रही थी, वो इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं थी जो इस वक्त है जी। तो इस वक्त जो वायलेंस थी वो ऑन अ स्केल 1 to 10 2 थी। इस वक्त वायलेंस ऑन अ स्केल 1 to 10 9.5 चल रही है। दुश्मन आमने सामने वही पुराने हैं, लेकिन ठीक है गालिब साहब, आपकी बात, आपके ख्याल में चाइना और पाकिस्तान की जो सिनर्जी डेवलप हो रही है, ये हमारे लिए कितनी अहम है, और क्या इसको कोई नुकसान पहुंचाने की जो कोशिशें बाहर से हो रही हैं, खासतौर पर चाइना, हिंदुस्तान और अमरीका की, वो कामयाब होंगी? देखिए, कामयाबी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता जी, वो तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम अपनी चालें चलते हैं और किस तरीके से बाकी दुनिया जो है वो अपनी चालें चलती है। लेकिन एक चीज का मुझे पूरा यकीन है कि सीपैक जो है वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का जो इकोनॉमिक कंटेंट है उसके लिए बेहद अहम था, क्योंकि आज से 15 बरस पहले की अगर आप पाक चीन दोस्ती देखें तो वो पॉलिटिकली तो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उसमें सब्सटेंस कोई नहीं था। और जब से सीपैक शुरू हुआ है तो उस वक्त से सीपैक के बाद से पाकिस्तान और चीन का एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है उसकी डेप्थ इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अमेरिका को जो चीज तंग करती है वो यही है। तो अमेरिका जो है डेफिनेटली कोशिश करेगा कि किसी तरह सीपैक को डिरेल किया जाए, वे डेफिनेटली वो इस किस्म की हरकत करवाने की कोशिश करेगा जिसके तहत पाकिस्तान जो है कमजोर पोजीशन में आ जाए और सीपैक जो है किसी तरीके से वो थोड़ा पीछे उसको ले जाया जाए और उसकी स्पीड भी स्लो की जाए। और अव्वल तो उनकी यही कोशिश होगी कि मुकम्मल उसका खात्मा कर दिया जाए। लेकिन ये आपके लिए, चीन के लिए, इस रीजन के लिए इतना अहम है सीपैक के हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये आज से 25 वर्षों के बाद हमारे इलाके में पता चलेगा